हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं इंग्लिश में कैप्सूल दे दूंगा जो आपके कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन ठीक करवा देगा 20 में से, मतलब लगभग 40 नंबर आपके तैयार होने वाले हैं आज के सेशन से। ठीक है, कैप्सूल बहुत शानदार है, मेहनत मैंने बहुत ज़्यादा करी है, कंप्लीट मेरे हैंड रिटन नोट्स है, मतलब मैंने कंप्लीटली आपके लिए बातें छांट के 3-4 सालों के BSTC की फुल ऑन PhD करके आपके लेवल का ध्यान में रखते हुए कैप्सूल तैयार किया है। और इंग्लिश में आपको अगर इस कैप्सूल को पढ़ लेते हो तो आपके 12 से 13 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। फिर भी आप इसके पीछे और कहीं भटकते हो डोलते हो तो फिर 500 का टारगेट पूरा नहीं हो सकता। 500 का टारगेट करना तो स्मार्ट स्टडी अब करनी पड़ेगी, महीना भर अपने पास में है। ठीक है, महीना से ज़्यादा ही, लेकिन अपन महीना मान के चलते हैं। ठीक है, इसलिए 30 डेज प्लान के अंदर अपन को कोर्स अचीव करना है तो कुछ स्मार्ट स्टडी अपन को करनी पड़ेगी। इसके लिए कुछ बातें, यानी कहते हैं ना कि क्या छोड़ें, बस वो ज़रूरी है। बाकी PhD करने का टाइम बाद में, एक बार BSTC एग्जाम अच्छा हो जाए उसके बाद में आप हर टॉपिक की PhD में करवा दूंगा आपको। ठीक है, इसमें आज के सेशन में अपन क्या क्या लेने वाले हैं वो है, एक तो आर्टिकल जो कि 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है, हालांकि कभी कभी तो 2 क्वेश्चन में पूछे गए लेकिन एक तो पक्का है। ठीक है, टेंस के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो पक्के हैं, और काइंड ऑफ सेंटेंस मतलब वाक्यों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, उसका भी आ जाता है। तो 3 से 4 क्वेश्चन पक्के 100%, 3 से 4 क्वेश्चन दोनों के आ जाते हैं। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 क्वेश्चन पक्के आते हैं, प्रीपोजिशन का 1 क्वेश्चन पक्का आता है, और पैसेज के 5 क्वेश्चन, कभी कभी 4 तो कभी लगभग 5 क्वेश्चन पैसेज के आते हैं। मतलब 5, 6, 7, 8, 4, 12 और 13 क्वेश्चन लगभग आपके पूरे तैयार हो जाएंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। ठीक है, 13 क्वेश्चन तो 100% आपके तैयार होंगे आज के कैप्सूल से। फिर एक कैप्सूल कभी और बना दूंगा एग्जाम से पहले कि बाकी क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा अंदाजा है जिसके अंदर जो पीछे कितने क्वेश्चन बच जाएंगे, 7, उन 7 क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ जुगाड़ कर देंगे कि 3-4 तो फिर भी सही हो जाएंगे। मतलब इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो यानी 39 लगभग 40 नंबर का मामला हो गया। जबकि अपन ने कल वाले उस 500 के प्लान में लगभग 12 क्वेश्चन लिए, तो 12-13 प्लस तो आज का ही करवा देगा, 2-3 और करवा दूंगा, तो 15 का जुगाड़ तो पक्का है। ठीक है, बस मेरी बातें ध्यान से आपको सुननी पड़ेगी, कैप्सूल को बड़े तरीके से लेना पड़ेगा। शुरुआत भी अपन करते हैं 2022 के पेपर से। 2022 के पेपर में आपके एक पैसेज आया था। ठीक है, बहुत इजी पैसेज है, 5 क्वेश्चन इसके अंदर आपसे पूछे गए हैं। 5 क्वेश्चन डायरेक्शन दे रखा है 1 to 5, मतलब ये कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनना है कि पैसेज को हैंडल कैसे करना है। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। देखो, जाम्बोजी के बारे में आया था, सब जानते हो जाम्बोजी की, मैंने आपको फुल PhD करवा रखी है। तो जाम्बोजी के 29 नियम, जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ, जाम्बोजी ने, है ना, वो मैंने आपको ट्रेक बताई थी, सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। सिर साटे रूखा मतलब होता है पौधे, रूख रहे तो भी सस्तो जान। और पेड़ पौधों की मतलब जीव जंतुओं को बचाने वाले, सब रक्षा के वो मतलब सब संदेश देने वाले, जाम्बोजी 29 नियमों वाले, वो सारी बातें जाम्बोजी से रिलेटेड एक पैसेज आया था। और पैसेज बहुत इजी होता है, 5 क्वेश्चन पक्के हैं, बस थोड़ा तरीके से सिस्टम में ढंग से पढ़ाई करनी है। कि जाम्बोजी वॉज मच अफेक्टेड बाय दिस ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब अकाल होता है। थोड़ी बहुत इंग्लिश अगर ट्रांसलेशन अगर आ जाती है तो बहुत मज़ा आ जाएगा, फिर तो फुल मार्क्स है। अकाल के टाइम गांधी जो जाम्बोजी है वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। अकाल जब पड़ जाता है तो अच्छे लोग परेशान होते हैं, क्योंकि होता क्या, अकाल जब पड़ जाता है तो क्या होता है बताओ। मैनी नाइट्स ही स्पेंट इन वेकफुलनेस बिकॉज ऑफ द सफरिंग ही सा अराउंड हिम। इसलिए जाम्बोजी ने कई रातें सोए नहीं थे जाम्बोजी, क्योंकि अकाल पड़ गया था। और क्या हो रहा था, द डाइंग कैटल्स, मवेशी होते हैं ना, ये भेड़ बकरी ये सब मर रहे थे, मवेशी मर रहे थे। द स्टार्विंग चिल्ड्रन भूखे थे। द हंटेड हिम डे एंड नाइट, उनका शिकार हो रहा था, मतलब परेशान थे वो। कौन, बच्चे हैं, बूढ़े बुजुर्ग सब, क्योंकि अकाल जब पड़ जाता है। पहले क्या था भाई, खेती किसान जो खेती करते थे वही पैदा थी। ठीक है, और एंड फाइनली एट द एज ऑफ 34, फिर फाइनली 34 साल की एज में, ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, 34 साल की एज में ही हैड ए विजन, एक उनके मन में सपना आया, एक विजन सोचा उन्होंने, क्या कि ही सा, उन्होंने सोचा, ये सपना देखा कि ही सा मैन इंटॉक्सिएटेड विथ हिज ओन पावर डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड अराउंड हिम। उनके सपना आया कि आदमी खुद जो है वो अपनी पावर से इस संसार को खत्म करता जा रहा है। ठीक है, कैसे भाई, अकाल क्यों पड़ गया, क्योंकि लोग पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, तो बारिश टाइम पे हो नहीं रही है, ये सारे कारण थे। तो देखो, इसलिए एंड ही डिसाइडेड चेंज इट ऑल, उन्होंने सोचा कि अब तो इसको डिसाइड करना ही पड़ेगा।
और इफ़ लाइफ वॉज नो फ्लोरिश अगेन in this desolate land, Jamboji saw that man would have to live in different way and according to different tents and beliefs. इसलिए उन्होंने क्या करा, जाम्बोजी के संसार को बदलना चाहिए, इनमें लोगों कुछ नियम कायदे कुछ कानून अलग तरह से अपने हिसाब से कुछ बताने चाहिए ताकि इनकी सोच है वो सुधरे और एक अच्छी रणनीति पर वो चले। इसलिए जाम्बोजी वांटेड टू अर्थ टू बी कवर्ड वंस अगेन बाय एविडेंस ऑफ खेजड़ी, बेर, केर एंड सांगरी। राजस्थान की सबसे फेमस सब्जी केर और सांगरी खाई होगी हर किसी ने ना, बहुत ज़्यादा विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट सब है उसके अंदर केर सांगरी में, ठीक है। तो जाम्बोजी ने सोचा कि वापस उन्हें ये प्लान है कि जो अर्थ है ये वापस कवर हो जाना चाहिए खेजड़ी के वृक्षों से, और केर सांगरी के चारों ओर केर सांगरी लगनी, क्योंकि सांगरी खेजड़ी के वृक्ष लगती है, केर उग जानी चाहिए, चारों हरियाली रहनी चाहिए। ये कितने अंधाधुन पेड़ कटाई कर ली, एक वापस से एक अलग तरह का संसार होना चाहिए। तो ही वांटेड हेड्स ऑफ ब्लैक ब्लॉक ऑफ फॉरलिक अगेन एंड ही वांटेड टू मैन टू वर्क फॉर, इसलिए उन्होंने कहा कि बस इसके ऊपर अब काम करना चाहिए। इसलिए जाम्बोजी नो द वे टू अचीव दिस एंड बिगिन टू ब्रॉडकास्ट हिज मैसेज इन द ईयर 1485। इसलिए उन्होंने सभी को एक संदेश दिया, किसके लिए, हरियाली बचाने के लिए, जीव जंतु को बचाने के लिए। 1485 में उन्होंने अपना संदेश दिया सभी को, मतलब अपना कहते हैं ना कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और लोगों को संदेश दिया। हिज मैसेज इंक्लूडेड 29 बेसिक टेंट्स, इनके 29 नियम जो थे, 29 टेंट्स बेसिक टेंट्स थे। और इट टू मेजर कॉम्पोनेंट्स वर प्रोहिबिशन अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री। 29 में से 2 नियम बहुत ज़बरदस्त थे। कौन सा, कि कोई भी ग्रीन ट्री नहीं काटोगे, किलिंग ऑफ एनी एनिमल, और किसी भी एनिमल को नहीं मारोगे। जीव हत्या के घोर विरोधी थे, कोई जीव हत्या नहीं होनी चाहिए, और कोई भी हरे पेड़ पौधे नहीं, हाँ कोई सूख गया तो बात अलग है, बाकी ग्रीन ट्री मतलब हरे पेड़ पौधे नहीं काटोगे। जाम्बोजी मैसेज टू ह्यूमैनिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स वॉज एगरली एक्सेप्टेड, और हिज टीचिंग प्रोमेटेड द इनहेबिटेंट्स। इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है रहने वाले लोग, निवास, inhabitants of hundreds of villages to reclothe the earth within its green cover। इसलिए जाम्बोजी के इस मैसेज से, जाम्बोजी के इस प्रयास से कहता नहीं हज़ारों गांव हरे भरे हो गए और चारों ओर हरियाली हरियाली छा गई, और लोगों ने मतलब इनके संदेश को 29 नियमों की पालना भी करी। ये मैसेज आया था, मतलब पैसेज आया था। अब देखो क्वेश्चन पूछे 5। पहला क्वेश्चन है वोट हंटेड हिम डे एंड नाइट, किसका हंटे मतलब किसका शिकार होता दिन और रात, द डाइंग कैटल यस, और द स्टर्विंग चिल्ड्रन यस, दोनों, बोथ ए एंड बी। बताओ कोई डाउट है क्या, आप कहेंगे नहीं, 3 में से 3 नंबर। कितना आसान है 3 नंबर लाना, थोड़ा सा पैसेज को ढंग से पढ़ना है। खूब जने ऐसे हैं जो मेरे साथ पैसेज पढ़ने में उनको जोर आ रहा है, तो उनके नंबर नहीं आ सकते। जब एक छोटी सी 5 मिनट में 3 नंबर आ रहे हैं और वो भी आपको सहन नहीं हो रहा, पैसेज भी मेरे साथ में नहीं पढ़ सकते, आगे भाग रहे होगे कि आगे चलते हैं, तो फिर कुछ नहीं होना, ठीक है। मेरे साथ रुको, एक एक लाइन पढ़ो, ऐसा ही आपको वहाँ पढ़ना, टाइम भरपूर मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन समझना जरूरी है। दूसरा, व्हेन डिड जाम्बोजी हैव अ विजन, बताओ जाम्बोजी का विजन कब आया था, किस एज में आया था, बिल्कुल 34 ईयर में आया था। 20 करेक्ट आंसर, एट द एज ऑफ 34 ईयर। और वैसे आपको एक प्रीपोजिशन भी याद होगी, यहाँ पर 8 लग रहा है, ठीक है, एट द एज ऑफ 34, तो यहाँ पर 8 का प्रयोग होगा, आगे बता दूंगा, प्रीपोजिशन भी लगने वाली है। तो 20 करेक्ट आंसर, बताओ है ना सही, बिल्कुल सही आंसर है। तीसरा, हाउ मेनी बेसिक टेंट्स वर, बिल्कुल कितने बेसिक टेंट्स दिए थे अपने मैसेज में जाम्बोजी ने, 29, बिल्कुल सही है। कहाँ है 29, इज करेक्ट आंसर। 29 नहीं 29 बिल्कुल सही है। साफ साफ आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि पैसेज ढंग से पढ़ लोगे तो वापस जाके उंगलियां नहीं घुमानी पड़ेगी, तुरंत टिक मार दोगे, ठीक है। व्हाट वर हिज कमेंट्स, बताओ क्या उनके कमेंट्स थे। वैसे तो 29 थे, उनमें से 2 बेसिकली क्या थे कि प्रोहिबिशन अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री, बिल्कुल सही बात है। वैसे 29 नियम थे, उनमें सबसे मेन था कि ग्रीन ट्री नहीं काटे जाने चाहिए, और प्रोहिबिशन द किलिंग ऑफ एनी एनिमल्स, बिल्कुल सही बात है। दोनों बातें, बोथ ए एंड बी, दोनों ही बातें उनकी 100% उनके कमेंट्स में थी, उनके संदेश में थी। और 5वां है फाइंड आउट द वर्ड्स इन द पैसेज द मेन ड्वेलर्स। ड्वेलर्स का मतलब होता है रहने वाले लोग, मैंने भी बताया था ना, रहने वाले लोग, रहने वाले बोल दो चाहे निवासी बोल दो, ठीक है, रहने वाले लोग बोल दो चाहे निवासी बोल दो, निवासी, तो उसका मतलब होता है इनहेबिटेंट्स। अगर थोड़ी बहुत भी इंग्लिश जानते हो ना तो बहुत ईजी हो जाएगा। इनहेबिटेंट्स, देखो ये अपने पढ़ा भी था, इनहेबिटेंट्स, ये रहा इनहेबिटेंट्स, यानी कि खूब सारे हंड्रेड्स ऑफ विलेज इनहेबिटेंट मतलब वहाँ पर रहने लग गए हरियाली के अंदर, तो बिल्कुल सही है।
ड्वेलर्स का मतलब है इनहेबिटेंट्स। यहाँ थोड़ा सा दिमाग अगर लगा दोगे तो ईजी हो जाएगा। वैसे भी आप सोचो, एक बात बताओ कि ड्वेलर्स का मतलब पीपल या नेबर थोड़ी ना हो सकता है, ऐसा भी ध्यान रखना। इसका मीनिंग वही होगा जो पैसेज में भी होगा, ठीक है। तो ईजी अपने पैसेज में नेबर और पीपल कम ही पड़ा था, नहीं मिलेगा आपको कहीं पर भी, है ना, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। लेकिन इनहेबिटेंट्स एक वर्ड मिला था, तो थोड़ा बहुत जो डिफरेंट वर्ड होता है ना वही पूछा भी जाता है, तो थोड़ा अंदाजा भी लगाओगे तो ऐसा लगाना कि जो पूछा भी जाता है। तो इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है निवासी, रहने वाले लोग। अब बताओ 5 में से 5 आए कि नहीं आए? 5 आउट ऑफ 5 का मतलब है आपने 15 नंबर अचीव कर लिए, 15 मार्क्स। एक पैसेज और लेता हूँ जो 2020 या 21 के अंदर आया था, वो भी देख लेते हैं, काफ़ी बढ़िया पैसेज है। ये दो पैसेज है, ए लिटिल मैन बिसाइड मी वॉज टर्निंग ओवर द पेजेस ऑफ ए मैगजीन क्विकली एंड नर्वसली, ठीक है। यानी कि एक लिटिल मैन का मतलब एक छोटा, मतलब ऐसा मानो एक आदमी जो कि मतलब कि एक मैगजीन पढ़ रहा था, फास्ट फास्ट पन्ने पलट रहा था उस मैगजीन के और उसको पढ़ रहा था। एक बात तो ये, मतलब ऐसा कोई इमेज, ऐसा मान लो कि आप कहीं बैठे हो और एक मैगजीन पढ़ रहे हो, ठीक है, और ऑपोजिट में और आपके अपोजिट में सामने या आपके सामने वो जो यंग मदर, एक माँ है, यंग मदर है वो हु वॉज ट्राइंग टू रेस्ट्रेन हर सन फ्रॉम मेकिंग नॉइज। रेस्ट्रेन का मतलब कंट्रोल करना चाह रही है, उसको रोकना चाह रही है। उसका जो बेटा है, उसका बेटा जो थोड़ी मेकिंग नॉइज मतलब आवाज़ कर रहा है। भाई बच्चे हैं, खेलते हैं तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे अपने मन से, तो उसको रोकना चाह रही है। क्यों रोकना चाह रही है? कि द बॉय हैड ऑब्वियसली ग्राउंड वे ऑफ वेटिंग। लेकिन ये सीधी सी बात है, जो ये लड़का है, कि लड़का है ना, वो फाइनल लड़का जो थक जाता है, लिटिल मैन मान लो चाहे लड़का मान लो, ये फाइनली थक जाता है किसके? इसका वेट करके कि ये कब रुकेगा, या फिर माँ भी वैसा ही वेट ही कर रही है, भी वेट ही कर रहा है कि ये कब रुकेगा आवाज़ करना। ही हैड प्लेस्ड एन आस्ट्रे ऑन द फ्लोर एंड वॉश मेकिंग एरोप्लेन नॉइजेज एज ही हैड पेंसिल इन हिज हैंड्स। मतलब कि वहाँ पर एक ट्रे ले रखी है उसने, ऐसा मान लो चाय वाली ट्रे मान लो आप, तो है ना, और एक पेंसिल ले रखी है, उस पेंसिल को यूं उड़ा रहा है और एरोप्लेन की आवाज़ निकाल रहा है, जैसे एरोप्लेन जा रही है, यूं कर रहा है कि एरोप्लेन चली गई, ठीक है। तो एरोप्लेन जैसे जा रही हो ऐसी वो आवाज़ निकाल रहा है और रुक रहा नहीं है। उसकी माँ जो है उसको रेस्टर्न करना चाह रही है, मतलब उसको रोकना चाह रही है, बट वो रुक नहीं रहा है। नियर हिम एन ओल्ड मैन वॉज फास्ट असलीप। एक बूढ़ा आदमी उसके पास में मस्त ठाट के एकदम खराटे मार के सो रहा है, क्योंकि वो बुजुर्ग आदमी है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे पास में खेलते रहे। कुछ होते हैं ना कि कुछ को नींद नहीं आती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सोते रहते हैं, बच्चे ऊपर से निकलते हैं, कभी इस पास में खेलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनके, ठीक है। स्नोरिंग क्विकली टू हिमसेल्फ एंड द बॉयज मदर। देखो स्नोरिंग का मतलब खराटे मार रहा है, ठीक है, तेज तेज खराटे मार रहा है। एंड द बॉयज मदर वॉज अफेड दैट सोनर और लेटर हर सन वट वर्ड जेंटलमैन ऑफ। जो उनकी उस माँ जो है, ये जो माँ है, ये कहीं ये सोच रही है कि ये मेरा बेटा जो आवाज़ कर रहा है, इसने कहीं ये बुजुर्ग व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति कहीं जाग नहीं जाए, बेचारे अपनी नींद में सो रहे हैं, ठीक है, इसलिए बेटे को रोकना चाह रही है, बाकी कोई इशू नहीं है। स्टोरी समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन है पहला, व्हाट वाज द ओल्ड मैन डूइंग। ओल्ड मैन क्या कर रहा था साहब? मस्त खराटे मारा था अपने, शानदार स्लीपिंग कर रहा था, या लुकिंग एट द चाइल्ड, बच्चे को देख रहा था, या ईटिंग मैगजीन, या फिर रीडिंग। बिल्कुल नहीं है, स्लीपिंग, सिर्फ सो रहा था। बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है? मस्त एकदम खराटे मार के सो रहा था। स्लीपिंग बताओ इजी है कि नहीं है? इजी है। सेकंड, व्हाट इज द मीन्ड बाय रेस्ट्रेन इन द पैसेज। रेस्ट्रेन का मतलब क्या है इस पैसेज के अंदर? कंट्रोल, इनकरेज, रिब्यूक, आयर। कंट्रोल मतलब वो उस बेटे पे कंट्रोल करना चाह रही है, रेस्ट्रेन का मतलब रोकना चाह रही है। ये काफ़ी इजी है, कभी कभी वर्ड आप वापस देखोगे ना, ये देखो, अगर मीनिंग ना भी आए तो अंदाजा लगा सकते हो। कैसे? कि अपोजिट में ए यंग मदर हु वाज ट्राइंग टू रेस्ट्रेन हर सन फ्रॉम मेकिंग ए नॉइज। अब यहाँ पर अंदाजा लगाओ रेस्ट्रेन का मतलब क्या निकल के आएगा, कि एक माँ है जो उसने बेटे को मेकिंग नॉइज मतलब नॉइज आवाज़ करने से रोकने का प्रयास कर रही है। उसने रोकने का या फिर उसको कंट्रोल करने का, ठीक है, प्रयास कर रही है। तो इसमें हो जाएगा कंट्रोल। ए इज करेक्ट आंसर। बस एक क्वेश्चन 5 में से ऐसा आएगा जिसमें थोड़ा सोचना, बाकी 4 तो खरे हैं आपके, ठीक है। तीसरा, द पर्सन हु वॉज द लीस्ट डिस्टर्ब्ड वॉज द। सबसे कम डिस्टर्ब कौन हो रहा था बताओ? वही अपना ओल्ड मैन। कहाँ के ओल्ड मैन? ये रहा ओल्ड मैन। के कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बच्चे एरोप्लेन चलाओ, चाहे ट्रैक्टर चलाओ, चाहे कार चलाओ, ओल्ड मैन भाई साहब मस्त होकर सो रहे थे, ठीक है। तो ओल्ड मैन, लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम डिस्टर्ब कौन, लीस्ट का मतलब कम, तो कम डिस्टर्ब कौन हो रहा था? ओल्ड मैन, बिल्कुल सही है। चौथा, द नॉइज वॉज मेड बाय। ये नॉइज का मतलब है आवाज करा कौन रहा था? बॉय, ठीक है ना। तो छोटा बच्चा था वो आवाज कर, ओल्ड मैन नहीं करा था, एरोप्लेन नहीं भी, सिर्फ एरोप्लेन थोड़ी ना थी, वो तो एरोप्लेन तो ऐसे ही काल्पनिक बना रहा था।
बाकी जो बच्चा था द बॉय है वो द नॉइज वॉज मेड बाय द बॉय, बॉय के द्वारा आवाज की जा रही थी। पांचवा, द फैक्टर कॉमन टू ऑल द पीपल वॉज दैट दे वर ऑल। इस कहानी में आपको कौन सा कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है? एक लिटिल बॉय जो मैगजीन पढ़ रहा है वो भी ये देख रहा है कि बच्चा रुक जाए यार, एक माँ है वो भी ये इंतजार कर रही है कि ये बच्चा रुक जाए। हालांकि बुजुर्ग भाई साहब सो रहे हैं, अगर वो जागते थोड़ी बहुत मन में अगर जागते भी हैं तो भी वो यही सोचेंगे कि रुक जाए। मतलब इस पूरी कहानी में क्या निकल के आ रहा है? वॉचिंग अ फिल्म, क्या मूवी देख रहे हैं सभी, या वेटिंग फॉर समथिंग, या लुकिंग एट द लिटिल बॉयज प्लेफुलनेस, या क्या सभी जने उसके छोटे बच्चे का खेल देख रहे हैं, या फिर रीडिंग मैगजीन, क्या सभी मैगजीन पढ़ रहे हैं? नहीं, वेटिंग फॉर समथिंग, बिल्कुल सही है, सभी इंतजार कर रहे हैं कि कुछ हो जाए और ये बच्चा रुक जाए। कितना आसान है बताओ। अगर थोड़ा सा आपका ध्यान वहीं पर है उस पैसेज में तो आराम से 5/5 यानी कि 15 आउट ऑफ 15 आपके आएंगे। ये है पैसेज, मैंने 2 ले लिए हैं, बहुत है कैप्सूल में समझने के लिए, ठीक है। आए हुए पैसेज लिए मैंने जानबूझ के कि लेवल क्या है आपको पता चल जाए, ठीक है। तो पैसेज के 5 नंबर खरे हैं। वैसे मैं लाइव टेस्ट लूंगा तो पैसेज की मैं आपकी पूरे यहाँ के जो अस्थि पंजर हैं थोड़े बहुत छोटे मोटे कोई नट बोल्ट है उनमें कोई ग्रीस व्रीस देना पड़े तो मैं दे दूंगा, है ना, चिंता नहीं करो, बस इसकी प्रैक्टिस आप कर लेना। आगे आ जाओ, अब अपन बात करते हैं आर्टिकल्स की, ठीक है। एक क्वेश्चन पक्का आएगा और कभी कभी तो आर्टिकल के 2 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो वो तो सोने पे सुहागा है, ठीक है। अब आर्टिकल जो आए 2022 में ये आया था, अभी लूंगा नहीं, अभी मैंने क्वेश्चन दिखाई, वापस आऊंगा, पहले आर्टिकल पढ़ाऊंगा बहुत ही प्यारी सी ट्रिक के साथ, लेवल को ध्यान में रखते हुए। ये आर्टिकल है, 2 क्वेश्चन ये ले लिए मैंने, 22-21 के, 20-19 के ले लिए, ठीक है। आ जाओ थोड़े आर्टिकल पढ़ लेते हैं, ऐसी रामबाण ट्रिक दे दूंगा जिंदगी में दोबारा आर्टिकल जो आपके लेवल का है ना, BSTC लेवल, तो दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। और आर्टिकल में अपन क्या पढ़ेंगे? अपन पढ़ेंगे पहले ए और फिर पढ़ेंगे एन, बस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। हालांकि दा के बारे में भी जान लेंगे, लेकिन पहले मेन जो है अपने पास में ए और एन आता है और वही इस बार आएगा, गारंटी है, लेवल हमेशा फिक्स रहता है। अब मेरी बात सुनना, इसकी एक बहुत ही प्यारी सी ट्रिक है। अपन ने हिंदी के अंदर स्वर और व्यंजन शानदार पढ़ लिए ना, पढ़ लिए, बिल्कुल पढ़ लिए। तो ध्यान रखना ए कहाँ पर आएगा, खाली जगह छोड़ी हुई रहेगी सेंटेंस में, ठीक है। हमेशा आपको पहला अक्षर पकड़ना है, ध्यान, ठीक है, पहला यानी फर्स्ट लेटर। एक बार लिख देता हूं मैं थोड़ी मिक्स में कि फर्स्ट लेटर, अगर फर्स्ट लेटर, पूरी बात को समझना, अगर फर्स्ट लेटर का साउंड, पूरी बात समझो, अगर फर्स्ट लेटर का साउंड क्या है, हिंदी के व्यंजन का है, हिंदी के व्यंजन या फिर हिंदी का व्यंजन हो, समझ में आ गई? फर्स्ट क्या हो, हिंदी का व्यंजन हो, तो हमेशा ए आएगा। कैसे, मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आई क्या बात? जैसे कि मैं अगर एग्जांपल लूं, मैंने कह दिया एरोप्लेन, AEROPLANE, एरोप्लेन, तो बताओ यहां पर क्या आएगा? तो मैं इसको पढ़ूंगा क्या, एरोप्लेन। क्या पढ़ा मैंने इसको, एरोप्लेन। पूरी बात समझना, एरोप्लेन अगर मैंने पढ़ा तो साउंड क्या निकल गया, ए। ए क्या होता है, ए तो स्वर होता है, इसका मतलब इसमें ए नहीं आएगा। आ जाओ इधर, ऐसे जानबूझ के लिखा है, समझ में आ जाएगा। इधर देखो, वापस लिखो इसमें कि अगर फर्स्ट लेटर, पूरी बात को समझोगे तब आएगा समझ में, फर्स्ट लेटर का साउंड क्या आ जाए, हिंदी का क्या आ जाए, हिंदी का स्वर आ जाए, हिंदी का स्वर हो, तब लगेगा एन। अब बताओ, हिंदी का स्वर का मतलब है ए, आ, ई, ऊ, है ना। इनमें से कोई भी साउंड हो तो हमेशा आपका एन आएगा। और व्यंजन आप जानते हो, के खे गड़े आ जाए, के खे से लेके पूरा क्षेत्र ये तक, ठीक है ना, पूरे आ जाए, वहां पर ए आएगा। बहुत ही सिंपल, शॉर्ट एंड स्वीट, 1 नंबर पक्का। आओ इधर, अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर एक लाइन और लिख लाऊं, ये लिखा मैंने आर, HOUR। अब समझना मेरी बात पूरी। यहां लिखा मैंने एरोप्लेन, एरोप्लेन में पहला लेटर क्या है, ए। ए को कैसे बोलोगे, ए को प्रोनाउंसिएशन कैसे करोगे, पढ़ोगे कैसे, ए। और ए क्या होता है साहब, ए तो होता है स्वर। स्वर का मतलब यहां पर आएगा एन एरोप्लेन। मतलब आपको फर्स्ट लेटर को पढ़ना है, अगर वो उसका साउंड निकल के स्वर आता है हिंदी का तो एन आएगा, अगर व्यंजन आता है तो ए आएगा। अब मैंने लिखा HOUR। अब कुछ ग्रामीण बच्चे या फिर शहरी बच्चे, कोई से भी हो सकते हैं, कभी कभी प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं
और उनको टीचर्स भी खास तौर से गांव में मैंने देखा है, ये वो पढ़ाते भी गलत है। वो अभी भी 12 को 12 बोलते हैं, 12 होता है उसको 12 बोलते हैं। वो हवर बोलते हैं इसको, एच और हवर, इसको क्या बोलते हैं, हवर, जबकि ये है क्या, आवर। बहुत बड़ी चीज है ये, इसको आवर बोलना। हवर बोलोगे तो गलत ही होगा, कुछ तो प्रोनाउंसिएशन ठीक कर लेना। इसको बोलते हैं आवर, ठीक है, हवर नहीं है आर, या फिर आवर बोल दो, इसको आवर की बजाय क्या बोलना, आर, आर भी बोलते हैं इसको, आर, ठीक है। तो आर का मतलब आ साउंड आ रहा है, इसका मतलब यहां पर भी एन आएगा, ठीक है, क्योंकि ए आई मतलब स्वर निकल के आ रहा है। वहीं पर मैं कहूं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ये अगर लिखा हुआ आ जाए और फिर यहां पर खाली जगह हो और आपसे पूछे कौन सा आर्टिकल आएगा, तो क्या पढ़ो उसको, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का मतलब यू, पहला अक्षर क्या साउंड दे रहा है, यू, और यू क्या होता है, यू व्यंजन होता है, और व्यंजन में क्या आएगा, ए। तो ध्यान रखना ए यूनिवर्सिटी आएगा। जो आपने ये सीख रखा है ना कि ए ई आई ओ यू के साथ में हमेशा एन आता है, वो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये रहा यू, यू मतलब वोवल्स होते हुए भी ए आ रहा है, इसलिए सबसे बेस्ट ट्रिक है जो सब में लगती है, 100% लगती है, कौन सी, कि अगर फर्स्ट साउंड, फर्स्ट लेटर का साउंड अगर व्यंजन है हिंदी का, मतलब क ख गड़े में से लेके क्षत्र तक है, तो वहां पर ए आएगा, और ए आई यू मतलब स्वर है अगर, तो वहां पर एन आएगा। दैट शिट, कोई दिक्कत नहीं है, आर्टिकल खत्म, ठीक। बस बीएसटीसी में आर्टिकल जो आ रहे थे ना वो खत्म हो गए। दा का मतलब है जो दुनिया में एक हो, यूनिक, जैसे कि मैं कह दूं इंडिया, तो दा इंडिया, ठीक है, ऐसे पूरा यूनिवर्स के लिए, मतलब किसी दुनिया में किसी एक जो हो वहाँ हमेशा दा आता है। नदियों के नामों के लिए, झीलों के नामों के लिए, ठीक है, जैसे मैंने कह दिया गंगा रिवर, तो गंगा रिवर एक ही है पूरी दुनिया में, तो ऐसे वाली चीज़ें वहाँ पर दा आता है वो, लेकिन दा अपने आएगा नहीं, अपने ए और एन आएगा 100%। बस तैयारी कर लो। आओ आगे कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि ही सा ओल्ड मैन, यहाँ पर ओ है, ओ को कैसे प्रोनाउंसिएशन किया आपने, ओ साउंड निकल गया, मतलब ही सा, ओ का मतलब वो क्या है, स्वर है, तो क्या आएगा, एन ओल्ड मैन। समझ में आ गई ना। अगर स्वर साउंड, पहला साउंड स्वर निकल के आता है तो वो आएगा। होनेस्ट बोलोगे तो गलत होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको आपको ऑनेस्ट बोलना है, ये गलती हो जाएगी, ऑनेस्ट है ना। होनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, कुछ कुछ कहते हैं ना होनेस्टी, अरे होनेस्टी कहाँ से है, होनेस्टी, ऑनेस्टी, तो ओ बोलते हैं इसको। प्रोनाउंसिएशन में गलती मत करना, ओ है ये, और यही पूछा जाएगा क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं, क्योंकि लगभग, हाँ, खूब जनों के तो प्रोनाउंसिएशन अच्छे हैं, कुछ के गलत है, तो होने ऑनेस्ट है। और ओ का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर भी एन आएगा। एमएलए, एमएलए में पहला अक्षर एम है, तो ऐसे लिखना है एम, और एम में आता है ए का मतलब स्वर, और स्वर का मतलब एन आएगा। आर, ये वापस आ गया आर, ठीक है, आर बोल दो, आवर नहीं होगा, आर सही सर रहेगा, मैं भी उस टाइम आवर लिख दिया होगा, आर होगा, आर, ठीक है। आर कहते हैं 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स, मतलब आर, और आर का मतलब आर है, इसमें भी एन आएगा। एक्समेस्ट्री, एक्स का मतलब है ये एक्समेस्ट्री, तो ए आ रहा है, इसमें भी एन आएगा। अब यहां पर इंडियन है, ई आ रहा है, तो यहां पर भी एन आएगा, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल लिए मैंने, कुछ एग्जांपल और लेते हैं। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला कैसे लिखोगे, अम्ब्रेला में ए आता है, ए का मतलब स्वर है, स्वर में साथ में ए आ जाएगा। एक्सरसाइज में ए आता है, मतलब एन आ जाएगा। यूनियन में यू आता है, यू का मतलब क्या खगड़ है, मतलब व्यंजन, और व्यंजनों के साथ में ए आएगा। अब कंफ्यूज मत होना कि वोवल्स हैं, वोवल्स के साथ में भी ए आता है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन क्या है, व्यंजन आ रहा है। यूनिवर्सिटी में भी यू आ रहा है, तो इसमें भी ए आएगा। यूनिफॉर्म में भी ए आएगा। यूनिक चैनल, कौन सा यूनिक चैनल दुनिया के अंदर, यूनिक चैनल कौन सा, एमवी क्लासेस, ठीक है, तो एमवी क्लासेस जो यूनिक चैनल है, तो यूनिक चैनल में यू आता है, यहाँ पर भी ए आएगा, ठीक है। आ जाओ आगे। वुडन टेबल, वुडन का मतलब वो आ रहा है इसमें, वो, और वो मतलब व्यंजन है, क्या है, तो ए आएगा। ईयर, ईयर नहीं ईयर बोला जाएगा इसको, ईयर, ईयर में ई आता है, तो एन आएगा, है ना इजी। येलो शर्ट, कहते हैं ना येलो शर्ट पहन के, येलो का मतलब ये, और ये का मतलब ए आएगा, तो बहुत इजी है, ठीक है। ये थे आपके आर्टिकल, बेहद आसान है, 100% इस ट्रिक को अप्लाई कर लेना, कोई सा भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगा। साउंड देखना है, फर्स्ट लेटर का साउंड अगर स्वर निकल के आता है तो आपको भरना है एन, और फर्स्ट लेटर का साउंड अगर व्यंजन निकल के आता है तो भरना है ए, बस। और दा मतलब दुनिया में जो पीछे जो बच के उसमें दा छाप देना, दुनिया में जो एक हो,
वैसे तो आपने आएगा नहीं, ठीक है। ये हो गया अपने आर्टिकल। अब सुनो, हाँ हुए नहीं है, सॉरी। अब चलते हैं अपने जो आए हुए क्वेश्चन है। एक बार आए हुए तो छोड़ दिए अपन ने। ये रो साहब, एक बार क्या पता आप सोच रहे होंगे कहीं आए हुए तो कराए नहीं, अपनी ट्रिक को पास कर दिया। देखो 2022 में क्या आया था, आई बॉट हॉर्स एंड ऑक्स एंड बफेलो। मतलब मैंने क्या क्या खरीदा, उससे आगे वालों से कोई मतलब नहीं। पहला अक्षर क्या है, हॉर्स, घोड़ा खरीदा। हॉर्स में क्या आ रहा है, इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पर, ए। ए क्यों आएगा, क्योंकि है क्या है, व्यंजन है, ठीक है, बिल्कुल ए आ जाएगा। तो ए है क्या ऑप्शन में, ये रहा, ए इज करेक्ट आंसर। ये था 2022 में आया था। 2021 में आया, बर्ड्स ऑफ डेश फीदर फ्लॉक टुगेदर। फीदर, फी, इसमें क्या निकल के आ रहा है, फी, और फी का मतलब पे क्या है, व्यंजन, मतलब ए आएगा। ए का मतलब ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। 2021-22 कंप्लीट। 2020 क्या है, एडवर्ड किसी का नाम है। एडवर्ड सैड ही इज यूरोपियन। वो क्या कह रहा है, एडवर्ड कह रहा है कि मैं क्या हूं, मैं यूरोपियन आदमी हूं। यू आ रहा है, यू का मतलब क्या है, व्यंजन, और व्यंजन का मतलब क्या हो जाएगा, ए। जानबूझ के ऐसे सेंटेंस दे रहे हैं वो, क्योंकि आप गलती करो। आप क्या गलती करोगे, जो बचपन में सीख रखा है क्या, कि बेटों जब भी बेटे क्या आएगा कि ए ई आई ओ यू आए, आपको हमेशा एन भरना। ऐसा कभी भी लागू नहीं होता है। साउंड पहचानो तब होगा। इसीलिए देख लो आपने जितने भी दिए ना, ए वोवल्स वाले ज़्यादा दिए हैं, ध्यान रखना। इसलिए वोवल्स देख के एन मत भर देना, साउंड देख के भरना है, तो ए आएगा, ठीक है। अगला, वी रिसीव्ड डैश एस ओ एस। एस देखो कैसे पढ़ना है इसको, एस ओ एस। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है अपन को, तो ए देखना है। और ए साउंड का मतलब वो स्वर है, और स्वर में हमेशा एन आता है। एन का मतलब 20 करेक्ट आंसर। बताओ आर्टिकल नंबर कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 100% 3 नंबर मिल गया आपको, आर्टिकल 3 नंबर पक्के। तो अभी तक कितने क्वेश्चन नंबर तैयार कर लिए अपन ने, 15 + 3 18 नंबर तैयार हो चुके हैं, ठीक है। किसी भी बच्चे के नंबर नहीं कट सकते इसमें, तो आ जाओ आगे। एक बार आर्टिकल की ट्रिक उतार लेना, या कुछ एग्जाम्पल भी चाहो तो उतार लेना। और अब अपन चलते हैं टेंस पर। 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा टॉपिक भी ये है, ठीक है। 2022 का पेपर ये रहा, और 2021-22 सब मिक्स कर दिया फिर आगे, तो मैंने ये सब मिक्स कर दिए हैं। लेकिन पहले अपन पढ़ना चाहेंगे थोड़ा सा टेंस के बारे में रूल्स, उसके बाद में फिर अपन एग्जाम्पल्स पे वापस आ जाएंगे। थोड़ा सा पढ़ना चाहेंगे, ठीक है। हालांकि किसी को पीएचडी करनी हो तो 3 घंटे का पूरा छाप रखा टेंस मैंने, आराम से देख लेना, शानदार है। लेकिन उतना पढ़ना नहीं है। बीएचटीसी को ध्यान में रखते हुए अभी अपन को कैप्सूल लेना है। कैप्सूल क्या है, टेंस बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वर्तमान काल जो प्रेजेंट है, बीत गया, पास्ट है, जो आने वाला है या जो आएगा वो फ्यूचर है। हर किसी टेंस के 4 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या फिर इसको सिंपल भी बोल सकते हो, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, वैसे पास्ट सिंपल चारों, ऐसे फ्यूचर सिंपल, ठीक है। ये तो बेसिक बात थी। अब सबसे मेन चीज़ ये है, जो मैंने कहा था ना कि मैंने ये क्लास 5th में याद कर लिया था, ये चार्ट आपको भी याद करना है, ठीक है। वो 5th का 3rd में कर लिया होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेंस चार्ट। हमेशा हेल्पिंग वर्ब आपको, जैसे प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, वैसे आपको हेल्पिंग वर्ब बहुत जरूरी याद होनी चाहिए। डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव बीन, डिड, वॉज, वर, हैड बीन, शैल विल, शैल बी, विल बी, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। ये पूरी की आपको हेल्पिंग वर्ब याद हो गई। अब इनकी याद करनी है वर्ब, जो मैंने आपको ट्रिक बता दी थी ना कि ये नंबरिंग कर सकते हो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, हर किसी टेंस के। फ्यूचर के 4, पास्ट के 4, प्रेजेंट के 4, ठीक है। नंबरिंग क्यों करी साहब, नंबरिंग में ट्रिक छुपी हुई है, इसलिए नंबरिंग करी। कैसे, कि हर किसी टेंस का 2 नंबर और 4 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर। इसका मतलब है हर किसी टेंस का 2 नंबर और 4 नंबर में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। कौन कौन है वो, 2 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो वर्ब भी आपको याद हो जाएगी कि कौन से टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, कैसे हैं कि जैसे गो हैं तो गो फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ में आईएनजी लग जाएगी तो गोइंग। तो किस किस टेंस में गोइंग होगा, किस टेंस में वेंट आएगा, किस टेंस में गोन आएगा, क्योंकि ये गो की 3 फॉर्में हैं। गो फर्स्ट फॉर्म है ना, तो गो की 3 फॉर्म हो जाएगी, गो,
ये फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, गोन थर्ड फॉर्म है, लेकिन पता भी तो होना चाहिए ना ये फोर्थ फॉर्म है, ये चौथी फॉर्म होता है। आईएनजी कौन सी फॉर्म होती है? देखो बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, V1, V2, V3 और V4, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस टेंस में आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस टेंस में आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म किस टेंस में आएगी, वर्ड में चौथी फॉर्म मतलब गो प्लस आईएनजी कौन से में आएगी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो कुल मिला के 12 टेंस मान लेते हो मोटा मोटी। तो देखो हर किसी के 2 नंबर और 4 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर, 2 नंबर 4, मतलब 6 तो आपको याद हो गए। 6 टेंस तो ऐसे हैं जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी, मतलब वर्ब की चौथी फॉर्म आएगी। कोई डाउट है क्या? नहीं है साहब। हर किसी टेंस के 3 नंबर वाले टेंस में तीसरी फॉर्म, हर किसी टेंस के 3 नंबर वाले टेंस में तीसरी फॉर्म आएगी। जैसा उसका नंबर है वैसी फॉर्म। कैसे हैं? ये देखो साहब, V3, 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 मतलब इसका भी 3 नंबर, इसका भी 3 नंबर, उसका भी 3 नंबर, तीनों की फॉर्म है। तो 3 ये याद हो गई कि हर किसी के तीसरे में उसकी तीसरी फॉर्म आएगी। 6 और 3 9 याद हो गई। ठीक है। दुनिया में सिर्फ एक ही टेंस अपवाद है, एक्सेप्शन है, और वो है आपका पास्ट सिंपल V2। सिर्फ और सिर्फ इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, बाकी किसी भी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है। तो 9 और 1 ये हो गया, हो गए 10 याद। ठीक है। बच के 2, तो उन दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि नंबर 1 है, जो 1 नंबर है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। बस इसको छोड़ के ये सिर्फ अपवाद है, बाकी जो 1 नंबर है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर वाले 1 नंबर में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस ये 5 का जो 1 नंबर है, बस ये एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, जिसको अलग से याद करना है, और यहीं से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में लगेगी? पास्ट सिंपल। बताओ ये चार्ट याद हुआ कि नहीं हुआ? चार्ट को घोट के, चाहे घोटनी से घोट लेना, चाहे मिक्स से घोट लेना, चाहे किसी कुकर में घोट लेना, लेकिन इसको घोट के पीना पड़ेगा। इसके बिना ना टेंस आएंगे, इसके बिना ना आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे, इसके बिना प्रीपोजिशन नहीं आएंगे, इसके बिना आर्टिकल कुछ भी नहीं आएगा, आर्टिकल खेला जाएंगे, इसके बिना कुछ भी नहीं आएगा। ये इंग्लिश के कैखे गड़े हैं। जैसे हिंदी में कैखे गड़े होते हैं ना, वैसे इंग्लिश का चार्ट, इसको आपको बिल्कुल मजबूती के साथ में याद करना है। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं करना, छोटा मोटा और है थोड़ा सा। बता देता हूँ कि एक वचन क्या होते हैं, सिंगुलर क्या होते हैं, प्लुरल बहुवचन क्या होते हैं। तो सिंगुलर यानी एक वचन क्या होंगे? ही, शी, इट या किसी का नाम, ये एक वचन होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ठीक है। पहले ये जानो मैं क्यों बता रहा हूँ। प्लुरल बहुवचन क्या होते हैं? यू, दे, आई, ठीक है, वी, ये सब हो जाएंगे आपके प्लुरल। ठीक है। बस ये क्यों बताया मैंने? ये इसलिए बताया है आपको कि ये इसमें आपको जो हेल्पिंग वर्ब मैंने ली थी अभी, उनमें ये भरना भी है। कैसे? अभी अपन लिया था कि डू डज, जो प्रेजेंट सिंपल की, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है। डज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, डू लगता है प्लुरल सब्जेक्ट के साथ में, इज लगता है सिंगुलर के साथ में, आर लगता है प्लुरल के साथ में, लेकिन एम लगता है सिर्फ आई के साथ में। हेल्पिंग वर्ब बना सकता है, ऐसे आई लिख देगा, खाली जगह छोड़ देगा और लिख देगा कि आई एम गोइंग टू स्कूल, ऐसा बोल दिया सपोज, और यहाँ ऑप्शन में देगा बताओ क्या आएगा। तो सीधी सी बात है, आई के साथ में एम आएगा। ऑप्शन क्या रहेंगे? पहला ऑप्शन इज रहेगा, दूसरा ऑप्शन आर रहेगा, तीसरा ऑप्शन एम रहेगा, चौथा ऑप्शन वोज रहेगा। ठीक है। लेकिन क्या, सॉरी, वोज तो हो भी सकता है, तो वोज की बजाय दूसरा रह जाएगा, जैसे कि हैज रह जाएगा। तो क्या आना चाहिए? आई के साथ में एम आएगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आई हमेशा एम लेता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। वैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में 2 हेल्पिंग होती है, हैज और हैव। तो हैज लगता है सिंगुलर के साथ में, हैव लगता है प्लुरल के साथ में, वॉज लगता है सिंगुलर के साथ में, वर लगता है प्लुरल के साथ में, शेल हमेशा बेसिकली आई और वी के साथ में, बाकी सभी के साथ में विल लगा दो। ये कुछ चार्ट काम का है आपके। छोटी मोटी हेल्पिंग वर्ब भरा सकते हैं कभी कभी सेंटेंस में, तो आपको ये भर देना। ठीक है। और बाकी प्रेजेंट में हिंदी में पहचान आपको पता ही है कि वह पढ़ता है, खेलता है, लास्ट में ताती होता है। पास्ट में वह पढ़ता था, है ना, और फ्यूचर में पढ़ेगा, पढ़ेगी, मतलब आगे वाली बातें। छोटी सी बातें साइड में कहीं डाल देना, क्योंकि बेसिक बातें काम आती है। सेंटेंस सिंपल आ सकता है, क्योंकि आप क्लास 1 to 5 11 फर्स्ट के टीचर बन रहे हो, तो बेसिक बातों से भी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो अपन ओवरऑल तैयार रहेंगे इसके लिए। फिर मैं देखूं थोड़ी सी बातें टेंस की, तो टेंस की ओवरऑल बातें कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन मैंने जो चार्ट पढ़ाया था अभी, उसके अंदर एक बात मैंने आपको बताई थी कि हर किसी का 2 नंबर और हर किसी का 4 नंबर के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। लेकिन एक बात आपको नजर आ रही होगी, मैंने इसमें लिखा है टाइम, यहां पर भी टाइम लिखा है, यहां पर भी टाइम लिखा है, और यहां पर भी टाइम लिखा है। हर किसी के 2 नंबर और 4 नंबर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो आती है, लेकिन हर किसी के 4 नंबर में
V1 प्लस ING के साथ में टाइम भी आता है, समय भी आता है। कैसे? इसमें क्वेश्चन आएगा वह पढ़ रहा है, ठीक बात है, इसमें आ जाएगा वह पढ़ रहा है। इसमें आएगा कि वह सुबह के या फिर जो भी वह 4 बजे से पढ़ रहा है, इसमें टाइम भी मेंशन होगा। इसमें आएगा कि वह पढ़ रहा था, इसमें आएगा वह 4 बजे से पढ़ रहा था। इसमें आएगा कहाँ के, ये रहा 2 नंबर कहाँ है इसका, फ्यूचर का ये रहा, वह पढ़ रहा होगा, मतलब सोच रहे हैं, फ्यूचर की बात तो क्या करेंगे, सोचेंगे, वह पढ़ रहा होगा। यहाँ पर क्या आएगा, वह शायद 4 बजे से पढ़ रहा होगा। समझ में आ गई? टाइम मेंशन होता है, बस फर्क यही है। और यही क्वेश्चन आपको पूछा गया था। आओ देखो बताऊं, ये रहा, आप बताऊं क्वेश्चन क्या थे। अब चलते हैं अपने एक बार पेपर पर, जो अपना पेपर था 2022 का। मैंने हालांकि एग्जाम्पल तो बहुत ज़्यादा लिए हैं, लेकिन फिर भी एक बार समझ लो। ये टेंस था, इसमें 2022 में क्या सेंटेंस आए कि माई फ्रेंड डैश फॉर मी सिंस 2 o'clock। यहाँ पर देखो, हाँ एक चीज़ और बता दूँ मैं, जब भी टाइम आएगा ना, जब भी टाइम की बात अगर होगी, टाइम की बात होती है ना, टाइम की बात हो तो किसका यूज़ होगा, या तो सिंस लगेगा या फिर फॉर लगेगा। इसमें मैंने एक ट्रिक बता रखी है ना आपको, बहुत ही शानदार फनी, 12 बजे तिथि जब आवे, फोर छोड़कर सिंस लगावे। यानी कि बार का मतलब हो गया वार, 12 बजे, और तिथि का मतलब है डेट, 12 बजे तिथि जब आवे, फोर छोड़कर सिंस लगावे। इसका मतलब है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 2 बजे, 3 बजे, 6 बजे, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, इन सब में क्या जाएगा, सिंस, बाकी सब में फोर। मतलब जो टाइम फिक्स है, सोमवार, मंगलवार, 10 बजे, 9 बजे, 10 तारीख, 11 तारीख, एग्जैक्ट फिक्स टाइम के लिए सिंस है, बाकी सब के लिए फोर है। बस आओ इधर, किसमें, 4 नंबर वाले टेंस में, बस सिर्फ 4 वाले में। माई फ्रेंड डैश फॉर मी सिंस 2 o'clock, यहाँ पर टाइम फिक्स है इसलिए सिंस आया। क्या कि मेरा फ्रेंड इंतजार करे 2 बजे से, फिक्स 2 बजे से। अब एक बात बताओ, ये कौन सा टेंस है? अब आपके माइंड में एक बात झलक रही है, क्या कि टाइम वाले टेंस 3 होते हैं। वापस सुनो, मैंने क्या कहा, टाइम वाले टेंस 3 होते हैं 12 में से। कौन कौन से? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मतलब प्रेजेंट का चौथा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट का चौथा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फ्यूचर का चौथा, हर किसी टेंस का चौथा, हर किसी टेंस का चौथा, बिल्कुल सही। और हर किसी टेंस के चौथे की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग होती है हैज बीन, हैव बीन, ठीक। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होती है? हैड बीन। फ्यूचर वाले चौथे क्या होती है? शैल हैव बीन, विल हैव बीन, ठीक है ना। अब हमने पहचान लिया कि टाइम उसने दिया है, तो इन 3 हेल्पिंग वर्ब के अलावा जो भी होगी वो हमें उससे मतलब नहीं है। क्या इज वेटिंग होगा? क्या बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इज तो होती ही नहीं है, या तो होती है, क्योंकि इज कौन सा है? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, जबकि हमें चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मतलब हर किसी टेंस का चौथा। क्या विल भी हो सकता है? क्या बिल्कुल नहीं। विल हैव बीन होता तो सोचते ही, विल भी तो नहीं है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। वॉज वेटिंग है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। बचा कौन? हैज बीन वेटिंग, बिल्कुल सही बात है। हैज बीन वेटिंग का मतलब है प्रेजेंट का चौथा। हैज बीन क्यों आया? क्योंकि फ्रेंड सिंगुलर है और सिंगुलर फ्रेंड के साथ में हैज बीन वेटिंग आएगा। अब यहां पर एक मुद्दा है, क्या कि इस क्वेश्चन को थोड़ा ज्यादा इजी बना दिया। अकॉर्डिंग टू BSTC बनाया, ईरान BSTC लेवल इतना ही है, लेकिन अगर थोड़ा सा इसको इस बार थोड़ी मिर्च मसाला डाल दें तो ये डाला जा सकता है। इस इज वेटिंग की जगह वो दे सकता है आपको हैव वेटिंग। अगर हैव वेटिंग, सॉरी हैव वेटिंग नहीं, हैव बीन वेटिंग, हैव बीन अगर वेटिंग दे देता तो क्या होता बताओ? क्या ये होता है? क्या नहीं होता। क्यों? हैज बीन इसलिए होता क्योंकि फ्रेंड एक ही है, फ्रेंड्स नहीं है, मित्र एक ही है, इसलिए सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में हैज आता है। मैंने बता दिया अभी आपको कौन एक वचन होता है, ठीक है। इसलिए हैज बीन वेटिंग आएगा, हैव बीन वेटिंग नहीं आएगा। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। आगे 3 में से 3 नंबर आगे नेक्स्ट पे आओ। बाय दिवाली आई डैश वर्किंग इन द ऑफिस फॉर 10। ये दूसरा क्वेश्चन 2022 में तो दोनों ही आपके कॉन्टिन्यूस में चौथे से आए थे, टाइम से आए थे कि दिवाली के दौरान क्या हुआ कि आई डैश वर्किंग इन द ऑफिस फॉर 10 years, ठीक है। इस दिवाली मतलब मुझे काम करते ऑफिस में 10 साल हो जाएंगे। तो एक बात बताओ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो टाइम वाला है। तो हाँ, शैल हैव बीन आ सकता है, या तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन।
फ्यूचर मतलब हो जाएंगे, ये फ्यूचर की बात है। इसके अलावा कोई ऑप्शन बनता है कि नहीं बनता है, क्योंकि ऑप्शन कितने हमारे पास में, या तो हैज़ बीन आए या हैव बीन आए। अगर प्रेजेंट होता तो है क्या हैज़ बीन, हैव बीन नहीं है साहब, कट कर दो, चलो वो तो दिमाग से डिलीट कर दो। आए पास्ट की तरफ, पास्ट में क्या होता है हैड बीन, है क्या हैड बीन नहीं है साहब। अब बच्चा फ्यूचर का चौथा, उसमें क्या होती है विल हैव बीन या शैल हैव बीन, क्या है यहाँ पर शैल हैव बीन। तो आ गया भी, बहुत ज़्यादा ईजी है। जिसमें टाइम दिख जाए नंबर 4 पे टिक मारो, है ना, बहुत ज़्यादा ईजी। आगे 3 नंबर, कितना आसान है, आ जाओ आगे। एवरीबॉडी, ये भी 2022 में आया था। एवरीबॉडी, देखो मैं एक रूल लिखा देता हूँ आपको, साइड में कहीं लिख लेना कि जब भी सेंटेंस में क्या जाए, सेंटेंस में ईच, एवरी, और एवरी के साथ में तो कोई सा एवरीबॉडी, एवरी कोई सा भी हो, एवरी मैन है, वो सब आ जाए, तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। V1 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिक्स है ये, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग एवरीबॉडी है, एवरीबॉडी द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, बिल्कुल सही बात है, हर किसी के लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक बात बताओ, और एक चीज़ मैंने बता दी, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आती है, लेकिन साथ में एस या ईएस भी लगता है। कब, जब सब्जेक्ट क्या हो, जब सब्जेक्ट क्या हो सिंगुलर हो, जब सब्जेक्ट क्या हो एक वचन हो। अब देखो एवरीबॉडी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ में क्या आएगा, क्या नन ऑफ दीज तो खैर कट हो गया, इज नोइंग आएगा क्या, एवरीबॉडी के साथ में इज नोइंग आएगा, बिल्कुल नहीं, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। और नो आएगा क्या, नहीं, नोज बैठ जाएगा, नोज आएगा इसके अंदर। एवरीबॉडी नोज मतलब क्या हो गया ये, कि ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। इज नोइंग तो कभी होता ही नहीं, नो के आगे आईएनजी नहीं आती, ये मैंने आपको टेंस में रूल लिखवा रखा है। वैसे आपको फिर बता दूं, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके आगे आईएनजी फॉर्म नहीं आती है, तो नोविंग तो कभी होता ही नहीं है। जैसे नोविंग नहीं होता, अपन कहते हैं ना आई लविंग यू, लविंग नहीं होता, आई लव यू होता है, लविंग भी नहीं होता है ना। ये कुछ को आई हेटिंग यू, हेट नहीं होता, आई हेट यू होता है। तो खूब सारी बातें हैं जिनमें आईएनजी नहीं लगती, तो नोविंग तो वैसे ही नहीं होता। और नो नहीं, नोज ज़्यादा बढ़िया बैठेगा, क्योंकि मैंने कहा ना आपको कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ में एस या एस भी आता है। जैसे कि मैंने कह दिया कि मैं स्कूल जाता हूँ, मेरी बात ध्यान से समझना, मैं स्कूल जाता हूँ, सिंपल सेंटेंस है, मैं स्कूल जाता हूँ, तो क्या सेंटेंस बनेगा, आई गो टू स्कूल, सही बात है। और अगर यही सेंटेंस होता है कि मैं की जगह वह स्कूल जाता है, तो देखो मैं तो क्या था, ये तो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर गो आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। लेकिन यही अगर वह होता तो क्या बनाते, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल का मतलब क्या हो गया, यानी कि आपने वर्ब यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए एस या एस का भी प्रयोग किया। ये ध्यान रखना कि सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो उसके साथ में एस या एस भी आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है लेकिन उसके साथ में एस या एस आएगा, जबकि जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, बहुवचन हो, तो वहाँ पर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो नोज, एवरीबॉडी नोज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, हर कोई इंग्लिश का इंपॉर्टेंस जानते हैं। ये भी एक एज लाइक टेंस का ही सेंटेंस है, ठीक है। अगला, समवन वॉज नॉकिंग एट द डोर व्हेन आई वॉज हैविंग माई बाथ। कुछ कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन दिए हैं 2022 में। मैंने कहा था ना, अपन कहीं जाते हैं तो अपन जैसे नहाने गए तो आई हैविंग माई बाथ नहीं होता, आई टेकिंग होता है। हैविंग से क्या आ जाएगा, टेकिंग आएगा। तो आई वॉज तो सही है, लेकिन हैविंग की जगह टेकिंग आएगा। आई टेक के बाद अपने में ये भी कहते हैं आई टेक के बाद, ये भी कह सकते हैं। या फिर अगर सेंटेंस है कि मैं नहाने जा रहा हूं तो हैविंग नहीं टेकिंग आता है। हालांकि ये सही था इसका। कैसे, इसने पूछा कि स्पोर्टिंग एरर बताओ। स्पोर्टिंग एरर का मतलब होता है गलती बताइए, सेंटेंस में गलती कहाँ है। तो ये ध्यान रखना, नो एरर तो बहुत ही कम होता है। नो एरर का मतलब होता है कोई गलती नहीं है, हमेशा लगभग एक न एक में गलती होती है, ठीक है। तो समवन वॉज नॉकिंग एट द डोर व्हेन आई वॉज, मतलब किसी ने मेरे गेट का दरवाजा खटखटाया जब मैं नहा रहा था। हैविंग नहीं आता। हैविंग का मतलब होता है किसी के पास होना। जैसे मेरे पास एक कार है, कार का होना, मेरे पास एक घर है, वहाँ पर हैविंग होता है। लेकिन बाकी जैसे हम नहाने जा रहे हैं, ये सब कॉमन सेंस है, टेकिंग आएगा। लेकिन ये मत सोचो कि ये सेंटेंस ऐसे भी आते हैं, है तो टेंस का है, लेकिन इस बार क्या आ जाएगा, ये ऐसे कह देगा कि व्हेन आई वॉज खाली जगह माई बात, और फिर कहेगा टेकिंग। तो आपको करना है टेकिंग, क्योंकि वॉज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है और वॉज वर्ग के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। मैंने कहा था 2 नंबर है। अरे ये प्रेजेंट का पास्ट कॉन्टिन्यूस है,
पास्ट का 2 नंबर है, क्या है वॉज वर, वॉज पास्ट कंटिन्यूस है और पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर होता है और वॉज की हेल्पिंग और वॉज के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, तो वी वन प्लस आईएनजी आ गया, टेक का टेकिंग, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, काफ़ी लेवल के क्वेश्चन है, एक आधा थोड़ा सा ऐसा आ जाता है। बाकी देखो बहुत ईजी है, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एरर इन इट, इस पूरे सेंटेंस में क्या गलती है, ये भी आपके 2022 का ही है। द राइज एंड फॉल एंड द टाइड आर ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस। टाइड का मतलब एक तरीके से आप मान सकते हो जो एक भूकंप नहीं होता वैसा, ज्वालामुखी भूकंप, वो तो हुआ क्या था, जैसे उसका राइज हुआ ज्वालामुखी का वैसे डाउन हुआ, ठीक है। तो अप और डाउन, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड, ये पूरा सेंटेंस एक ही है, पूरी बात को समझना, ये एक ही बात है, मतलब कि ज्वालामुखी का उठना और ज्वालामुखी का थोड़ा डाउन होना, ये बात सिर्फ एक ज्वालामुखी की हो रही है। आपसे पूछ रहा है गलती क्या है, और एक वचन के साथ मैंने आपको कहा था ना क्या आएगा, इज आएगा, जबकि यहाँ पर क्या भरा हुआ है, आर भरा हुआ है। आपसे पूछ रहा है किस पार्ट में गलती है, तो आप कह रहे हो साहब इस वाले पार्ट में गलती है, मतलब आर ड्यू गलती है, आर ड्यू की जगह क्या आना चाहिए, इज ड्यू आना चाहिए, आर ड्यू नहीं आना चाहिए, है ना टेंस का। तो ऐसे घुमा के पूछ लेता है, लेकिन हमें पता है कि डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैज बीन, डिड, वॉज, वर, हैड बीन, शैल, विल बी, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, पूरी हमें पता है। तो क्या झंझट है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और इज लगता है सिंगुलर के साथ में, आर लगता है प्लूरल के साथ में, इज लगता है एक वचन के साथ में, आर लगता है बहुवचन के साथ में। अब यहाँ पर टाइड तो एक ही एक वचन है, तो वहाँ पर आर क्यों लगाया, वहाँ पर इज लगाना चाहिए, गलती हो गई, पकड़ लिया अपने बस। अगला सेंटेंस इधर भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट, 4 ऑप्शन है, इनमें से आपसे पूछा है ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है। सेंटेंस है आई हैव गॉन टू दिल्ली यस्टरडे, 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 यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब है बीता हुआ कल, और हमेशा ध्यान रखना, हमेशा बीता हुआ कल पास्ट को इंडिकेट करता है। बीता हुआ किसको इंडिकेट करता है, मैंने पहले ही बता दिया, पास्ट को। और पास्ट में भी हमेशा आपको पास्ट सिंपल याद रखना है, मैंने कहा था ना, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। जब भी आपको यस्टरडे दिख जाए इसका मतलब ये पास्ट सिंपल टेंस है, ठीक है। हैव कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, बताओ, हैव कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सी है, प्रेजेंट परफेक्ट, जबकि यस्टरडे किसको इंडिकेट करता है, पास्ट को। गलत है साहब, ये तो सही नहीं हो सकता। उसने पूछा है सही कौन सा है, हैज कौन सी है, प्रेजेंट परफेक्ट, नहीं हो सकता। हैव कौन सी है, प्रेजेंट परफेक्ट, नहीं हो सकता। वेंट हो जाएगा क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है गो, वेंट, गोन, और वेंट होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और दुनिया का एक ही टेंस है वह है पास्ट सिंपल, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। बिल्कुल सही है, आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, मैं मतलब कल दिल्ली गया था, मतलब बीते हुए कल की बात कर रहा, यस्टरडे आने वाले बात की नहीं कर रहा, है ना। इजी, बहुत ज़्यादा इजी है। ये भी सेंटेंस आपके 21 से 20 में आया होगा, मैंने ईयर नहीं लिखे, लेकिन आप समझ जाना बहुत ज़्यादा इजी सेंटेंस थे। आगे बढ़ो, अगर मैं चलता हूँ आगे देखो, कुछ सेंटेंस ऐसे दिए हैं जो वर्ब के दिए हैं। वर्ब का मतलब क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इससे दिए। जैसे कि एन एवरेज काउ, मतलब हर कोई नॉर्मली, हर कोई भी गाय जो है, एन एवरेज काउ, एक औसत गाय या फिर हर किसी औसत गाय का जो वेट है वो 1400 पॉइंट्स माना गया, एवरेज मान लिया। अब मैं एक बात बता दूं, एन एवरेज काउ ये पूरी एक ही है। एन एवरेज काउ मतलब कोई एक गाय की बात कर रहे हैं वो, एन एवरेज काउ। यहाँ काउज नहीं है, काउ है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस आएगा, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है। क्या विल वेल हो सकता है क्या, या वर्ब की थर्ड फॉर्म हो सकती है क्या, सबसे बेस्ट होगा वेजेस, ठीक है। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है ना। ये अपन ने पहले भी एक सेंटेंस लिया था ना, आई थिंक कौन सा लिया था बता देता हूँ मैं आपको, जो लिया था नोज वाला, एवरीबॉडी नोज वाला, ठीक है। बस सेम टू सेम वही है यहाँ पर भी। एन एवरेज का हर किसी गाय का जो है वेज जो है वो आपके होता है 1400 अप्रोक्सीमेट माना गया है। तो WEIGHS वाला बेस्ट होगा, नहीं कि ये V1 के साथ में AS या ES भी बेस्ट है, ठीक है, ध्यान रखना, वेरी इजी। अब मैंने जब टेंस आपको पढ़ाए थे तो कुछ 4-5 तरह के टेंस बताए मैंने आपको, जैसे कि आपको बता दूं मैं, टेंस एक तो होता है जो साधारण वाक्य होता है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव का मतलब साधारण वाक्य, जिसमें ना तो कोई नोट होता है, ना कोई क्वेश्चन मार्क होता है, ना कोई
आपसे कोई एक्सक्लेमेटरी होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मल सेंटेंस वह स्कूल जाता है, वह पढ़ता है, वह खेलता है, बस। उसी का नेगेटिव होता है जिसमें नोट लगा होता है, वह पढ़ता नहीं है, वह नहीं पढ़ता है, नोट आ गया। उसी का इंटरोगेटिव होता है, क्या वह पढ़ता है, जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है। इंटरोगेटिव की पहचान क्या हो जाएगी, मैं आपको लिखा देता हूँ, चलो बहुत ज़्यादा सिंपल है वैसे तो। देखो नॉर्मल सेंटेंस जिसमें ना तो कोई नोट हो, ना कोई क्वेश्चन मार्क हो, कुछ भी नहीं हो, ना तो नोट हो ना क्वेश्चन मार्क हो, वो हमेशा कौन से सेंटेंस हो जाएंगे, वो आपके असर्टिव यानी सिंपल सेंटेंस हो जाएंगे। सिंपल सेंटेंस, ठीक है, सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। और दूसरा होता है जिसमें नोट हो, जिसमें क्या हो, नोट हो, वो आपके हमेशा क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके नेगेटिव, नकारात्मक वाक्य। लेकिन इंग्लिश में नकारात्मक नहीं लिखा होगा, नेगेटिव आएगा, जिसमें क्या हो, नोट हो। इसको ठीक कर लेना, क्या होना चाहिए, नोट हो। और जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ हो वो आपके क्या हो जाएंगे, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव हो जाएंगे। इंटरोगेटिव का मतलब हो जाएगा प्रश्नवाचक, ठीक है, इंटरोगेटिव हो जाएंगे। अब ये सेंटेंस है, कुछ होते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी साइन, ये साइन देखते हैं समझ आना, ये एक्सक्लेमेटरी साइन है, एक्सक्लेमेटरी वाला सेंटेंस है कि एक्सक्लेमेटरी मतलब विस्मयादिबोधक चिन्ह, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं ना, मे गॉड ब्लेस यू, मे आई है, मतलब भगवान की जो अपन मतलब भगवान की जो दुआ करते हैं वो वाले सेंटेंस। जैसे कि एग्जांपल बता दूं तो समझ में आएगा, जैसे मे यू बी हैप्पी, मतलब आशा करते हैं कि आप खुश होंगे, तो क्या होगा, हम ये आशा करते हैं, इच्छा, मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस है ये, क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। यानी कि मे यू बी हैप्पी एक्सक्लेमेटरी नहीं है ये, एक्सक्लेमेटरी में आप चिन्ह पहचान लोगे, वो जो विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है। एक्सक्लेमेटरी नहीं है, नेगेटिव नकारात्मक नहीं है। और इंपरेटिव का मतलब होता है आज्ञा सूचक, आज्ञा जब पेरेंट्स हमें आज्ञा देते वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर इच्छा या प्रार्थना सूचक है कि भगवान से प्रार्थना करते हैं, या फिर ऐसा हम सोचते हैं, आई होप कि आप वहाँ पर अच्छे होंगे, तो ये हो जाएंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव का मतलब लिख लेना, ऑप्टेटिव का मतलब इच्छा सूचक या प्रार्थना सूचक, जब भगवान से प्रार्थना की जाती हो, आपके लिए अच्छाई के लिए की जाती हो, या ऑप्टेटिव हो जाएगा। और इंपेरेटिव का मतलब आज्ञा सूचक, जैसे कोई हमें पेरेंट्स हो गया, टीचर्स हो गए, जो हम आज्ञा देते हैं, है ना, कि हमें जैसे प्रोहिबिशन की कोई बातें होगी, डू नॉट फ्लक, वी शुड, वो वाला शुड जिसमें लगा हुआ होता हो, वो जो हमें कुछ मतलब ऐसे आगे देते हो, वो वाली चीज़, ठीक है, वहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। बहुत ईजी है। तो एक सेंटेंस ये भी पूछा जाता है, ये भी एक तरीके से टेंस का ही है, बहुत ईजी है। ये आपके हर साल पूछा जा रहा है कि ये टेंस वाक्य कैसा है, ये सेंटेंस कैसा है। जैसे कि देखो एक और लो, और लिया मैंने आगे, ये कौन सा लिया है, ये आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस, व्हाट ए फूल यू आर, व्हाट ए फूल यू आर, यानी कि तो मतलब किस तरह के, मतलब क्या मूर्ख हो गया एक तरीके से, व्हाट ए फूल यू आर विस्मयादिबोधक चिन्ह है, तुरंत आपका माइंड क्लिक कर गया ये कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी है, ये कौन सा एक्सक्लेमेटरी है। बाकी मतलब ये विस्मयादिबोधक जो है एक्सक्लेमेटरी साइन देख के पहचान लोगे, कोई मुश्किल नहीं है। और लगभग एक्सक्लेमेटरी ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है, तो बहुत ईजी है, आराम से ये भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। फिर वापस देखो कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, कुछ सेंटेंस को करेक्ट भी पूछता है, जैसे कि हाउ वंडरफुल द सीन इज, ये कुछ विस्मयादिबोधक में भी कुछ बोलने के तरीके, हाउ, वाओ, अपन कहते हैं ना वाओ व्हाट अ सीन, मतलब जैसे अपन कहीं जा रहे हैं और कोई रास्ते में कोई सीन दिख गया तो वाओ व्हाट अ सीन, वैसे ही हाउ वंडरफुल द सीन इज, बस इसको तो याद ही कर लेना। ये बहुत बार पूछा गया, अदर एग्जाम में पूछा गया यार काफ़ी बार, कि हाउ वंडरफुल द सीन इज, हाउ वंडरफुल इज द सीन नहीं, हाउ वंडरफुल सीन इज दिस नहीं, हाउ वंडरफुल है सीन नहीं, हाउ वंडरफुल द सीन इज, वाह क्या सीन है, क्या नज़ारा है, ठीक है। तो अगर सेंटेंस पूछता तो एक्सक्लेमेटरी साइन हो जाता, वैसा आपसे पूछ रहा है कि सेंटेंस कौन सा सही है, तो ये लिखा हुआ सेंटेंस आपका सही है। अगला है कि व्हेन आई विजिटेड हिम इन मुंबई ही डैश देयर फॉर 5 years, बस तुरंत दिमाग में क्लिक कर गया कि यहाँ पर 4 भी है और टाइम भी है, 12 बजे थी जब आवे, 4 छोड़ सिंस लगावे, इसका मतलब ये 5 साल, कौन से 5 साल, 2010, 2011, 2015, कौन कहाँ से लेके कहाँ तक के 5 साल, फिक्स टाइम नहीं था, इसलिए 4 आ गया। लेकिन हमारा माइंड क्लिक कर गया कि ये तो टेंस का नंबर 4 है। क्या है ये, टेंस का नंबर 4 है, टेंस का नंबर 4 है, इसका मतलब नंबर 4 के ऑप्शन बनते हैं 3, या तो हैज़ बिन, हैव बिन, या हैड बिन, या शैल हैव बिन, या विल हैव बिन, बस इनमें से कोई एक होगा, देख लिया जाएगा। आओ इधर, टीचर्स, इज टीचिंग, टीचर्स गलत, इज टीचिंग गलत, हैज़ बिन टीचिंग, हैड बिन टीचिंग, दोनों के चांस है। हैज़ बिन टीचिंग का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, हैड बिन टीचिंग का मतलब क्या है, पास्ट कंटिन्यूस, दोनों, ये तो प्रेजेंट का चौथा, ये पास्ट का चौथा। अब सेंटेंस पर डिपेंड करेगा दोनों में से कौन सा आएगा।
व्हेन आई विजिटेड हिम, ये विजिटेड क्या है, ये पास्ट टेंस है। कैसे, देखो विजिट, विजिट फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म विजिटेड, थर्ड फॉर्म भी विजिटेड। जिस सेंटेंस में पास्ट टेंस हो हमेशा पूरा टेंस पास्ट में ही चलता है, ये भी ध्यान रखना। व्हेन आई विजिटेड हिम इन मुंबई, मतलब कि जैसे जब मैं मुंबई मतलब गया उसके वहाँ, तो ही डेश देयर फॉर 5 years, ठीक है। मतलब आपको हिंदी ट्रांसलेशन ना भी आए ना कोई झंझट नहीं है, क्योंकि मेरा तरीका आपको नंबर 3 दिलाऊं, उसका तरीका यही है कि विजिटेड का मतलब क्या होता है, कि आई के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे आई। ना तो कोई इज है, ना एम है, ना डू है, ना डज है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब किसी की नहीं है। और बिना हेल्पिंग वर्ब की जो सीधी V2 आए, वर्ब की सेकंड फॉर्म आए, हमेशा वो कौन सा, आप सोच रहे होंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म भी तो हो सकती है, सही सोच रहे हैं आप। वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसमें होगी तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब भी होगी बच्चे, लेकिन पास्ट सिंपल की हेल्पिंग नहीं लगती। पास्ट सिंपल होता है डिड, और डिड किस में लगता है, सिर्फ और सिर्फ इंटरोगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में। सेंटेंस तो सिंपल है, सिंपल सेंटेंस, आई विजिटेड हिम इन मुंबई, ठीक है, मतलब मैं उसके वहाँ मुंबई जब गया, तो ध्यान रखना गया था, तो ये पास्ट टेंस है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, हैड बीन टीचिंग आ जाएगा, कि उसे मतलब जो पढ़ने जाता 4-5 years, ठीक है, 5 सालों से। तो बहुत ज़्यादा ईजी है, काफ़ी इजी है। अगर टेंस पास्ट में चलता है सेंटेंस, तो पूरा सेंटेंस पास्ट में ही चलेगा, और उसकी पहचान आपने कर ली होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये। हाँ, थर्ड फॉर्म में विजिटेड होती है, लेकिन विजिटेड की थर्ड फॉर्म अगर होती है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी होती, यहाँ पर हेल्पिंग नहीं है, इसका मतलब पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, ध्यान रखना। सिर्फ और सिर्फ इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव में आती है, सिंपल सेंटेंस में नहीं आती। इसका मतलब डी इज करेक्ट आंसर, काफ़ी ईजी है, ठीक है। आगे क्या मामला है, आगे मैंने पढ़ा दिया, अब बताओ कोई मुश्किल चीज़ लगेगा, नहीं लगी है ना, काफ़ी ईजी। इन चीज़ों को जरूर नोट कर लेना, और कोई भी डाउट अगर रह जाए तो मुझे बता देना, ठीक है। यह था टेंस का सुपड़ा साफ, आराम से पढ़ो, सोच समझ के पढ़ो, कोई डाउट नहीं रहेगा। अब एक टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, बहुत ज़्यादा इजी है। एक सेंटेंस आता है, एक तो वो काइंड्स ऑफ सेंटेंस ऐसा आता है कि कौन सा इंपेरेटिव है, कौन सा नेगेटिव, कौन सा फिर वो आता है। एक ऐसा भी आता है कौन सा सिंपल सेंटेंस है, कौन सा कंपाउंड सेंटेंस है, कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। बहुत ईजी है, मैंने रामबाण ट्रिक फिट कर दी है। को सिंपल सेंटेंस तो बहुत ज़्यादा सिंपल, जैसे कि द मून वॉज ब्राइट, है ना, कि जो मून है वो चमकता है। ही मे गो एनीवेयर, मतलब वह कहीं पर जा रहा होगा या फिर कहीं पर भी जा सकता है। द टीचर पनिश्ड स्टूडेंट फॉर डिसोबीडेंस, मतलब टीचर ने बच्चों को पनिश किया क्योंकि उन्होंने अनुशासनहीनता करी, डिसोबीडेंस किया। सिंपल सेंटेंस, मतलब एक टीचर है वो कह रहा है, यहाँ पर एनीवेयर किसी जान की बात करें, या फिर यहाँ पर मून चमक रहा है, सिंपल। लेकिन कंपाउंड सेंटेंस क्या होगा, जिसमें आपको नॉट ओनली दिख जाएगा बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो दिख जाएगा, एंड दिख जाएगा सेंटेंस के बीच में, यट दिख जाएगा, देयरफॉर दिख जाएगा, आइदर और नाइदर नॉर, ये नाइदर नॉर मैंने पूरा नहीं लिखा है, समझना, NEITHER, नाइदर नॉर दिख जाएगा, एंड सो दिख जाएगा, है ना। ये सब जब भी सेंटेंस के बीच में दिख जाए तो समझना वो कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। जैसे कि द स्टूडेंट वॉज डिसोबीडेंट, इसी सेंटेंस को लिया मैंने, इसी को, ये रहा। देखो सिंपल अगर सेंटेंस होता तो क्या था कि द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट फॉर डिसोबीडेंस, सिंपल। लेकिन इसी को कॉम्प्लेक्स, सॉरी वो कंपाउंड से बनाया तो क्या बन गया, द स्टूडेंट वॉज डिसोबीडेंट एंड सो द टीचर पनिश्ड हिम। स्टूडेंट ने डिसोबीडेंस में अनुशासनहीनता करी थी, इसलिए टीचर उसको पनिश किया। मतलब कंपाउंड सेंटेंस के अंदर बहुत सिंपल है, साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, और सरल वाक्य और मिश्रित वाक्य, वही यही है, सेम टू सेम। मतलब ये है कि बच्चों ने मतलब कि लापरवाही करी या अनुशासनहीनता करी, इसलिए टीचर ने उसको पनिश किया, ठीक है। बहुत इजी है, तो आराम से एंड सो दिख जाएगा, बट ऑल्सो दिख जाएगा, नॉट ओनली दिख जाएगा, है ना, इज वेरी रिच बट दिख जाएगा। मतलब ऐसे सैंपल आराम से समझ में आ जाएगा आपके। कैसे कि ही इज़ नॉट ओनली लेबोरियस बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, ऐसा नहीं ये सिर्फ ईमानदारी, इसके साथ में ये इंटेलिजेंट भी है, ठीक है। और ही इज़ वेरी रिच बट स्टिल ही इज़ अनहैप्पी, बहुत पैसे वाला है लेकिन खुश नहीं है, ठीक है। ये सब बातें हो जाएगी कंपाउंड सेंटेंस की। अब जो बच गया वो कॉम्प्लेक्स है। कैसे कि कॉम्प्लेक्स में बेसिकली WS फैमिली आती है, एक तो सबसे बड़ा लॉजिक है WS फैमिली, और यहीं से क्वेश्चन आ रहा है, WS फैमिली से क्वेश्चन आ रहा है। WS फैमिली का मतलब क्या है, सेंटेंस में आपको वेयर, एज, वाई, हाउ मेनी, वेयर, ये सब दिख जाएंगे, वॉट, ये सब दिख जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ही मे गो वेयर एवर ही लाइक्स, ये इसी सेंटेंस को कैसे बोला है, देखो इसने पूछा कि ही मे गो एनीवेयर, वे कहीं पर भी जा सकता है। लेकिन अब इसी को कॉम्प्लेक्स में थोड़ा जटिल बना देगा, कैसे बनाएगा
ही मे गो वेयर एवर ही लाइक्स, ये वहां जाएगा जो इसको पसंद है, जो जगह इसको पसंद है, थोड़ा घुमा के बोल दिया, ठीक है। इफ यू, और दूसरी बात कंडीशन वाले सेंटेंस, इफ यू डोंट वर्क हार्ड, अगर आप कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो यू विल नॉट, ये विल है, ठीक है, एक बार ठीक कर दिया उसको, ये विल नॉट है, ठीक है ना। इफ यू, ये कंडीशनल सेंटेंस था, तो इफ यू डोंट डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, अगर कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे, है ना, सिंपल। तो मतलब कोई डाउट नहीं, आराम से पहचान लोगे। आजकल एक सेंटेंस आने लगे, हालांकि अभी तक आया नहीं है अभी तक कोई भी सेंटेंस यहाँ से, लेकिन 2022 के सिलेबस में है ये, इसलिए मैंने छोटी सी एक ट्रिक डाल दी आपको, आराम से पहचान लोगे। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, और बेसिकली आपसे पता हूँ क्या पूछेगा, बस दो में से पूछेगा, चिंता करनी नहीं है। 100% बेड़ा पार है। BSTC का एक लेवल होता है, हर एग्जाम का क्या होता है, लेवल होता है, बिल्कुल दोनों में से कोई एक आ जाएगा। सिंपल सेंटेंस तो वैसे ही पहचान लोगे यार, कि वह स्कूल जाता है, पढ़ता है, मून चमकता है, गाड़ी चलती है, ट्रेन भागती, सिंपल। बाकी जो बच जाएगा ये हो जाएगा, जिसमें नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, यट बट सब लगे हुए रहेंगे, तो वो है। बाकी इसमें कुछ जो है आपके WS फैमिली वाले भी आ जाएंगे, और कुछ कंडीशन वाले सेंटेंस की पढ़ोगे तो ये हो जाएगा, ये करो तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये है। अगला क्या है, इफ, ये कुछ मैंने एग्जाम्पल लिया, अच्छा इसका एग्जाम्पल ये जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, देखो कौन सा आया था कि यू मस्ट पे और एल साइन ए चिट, मतलब आपके एग्जाम में तो नहीं आए थे, लेकिन एग्जाम्पल है मैंने, ये कि इफ यू मस्ट पे और एल साइन ए चिट। तो देखो यहाँ पर बीच में क्या लगा हुआ है, और, तो मेरी बात सुनो, यहाँ पर अपन लिख लिया ना कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, एक और भी लिख लो, सिर्फ और भी आ जाए, अथवा, और का मतलब क्या, अथवा, तो भी वो हमेशा कौन सा सेंटेंस होगा, कंपाउंड। तो ध्यान रखना, यू मस्ट पे और एल साइन ए चिट, ठीक है, ओके। अगला मतलब आप मस्ट है कि आप पे कर देना, वरना आपको चिट साइन मतलब वो देने जो है एल साइन ए चिट, या फिर उसके ऊपर साइन कर दीजिएगा, वो वाली चीज़ है, फीस डिपॉजिट का मामला है। द विशेज टू बिकम लेयर देयरफॉर ही इज स्ट्रेनिंग हार्ड, ठीक है। अब यहाँ पर बीच में आपको क्या दिख गया, देयरफॉर, और देयरफॉर दिख जाए, और दिख जाए, बट ऑल्सो दिख जाए, तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, कंपाउंड। ऑप्शन में एरो बनाया, तीर का निशान बनाया कि ऑप्शन ऊपर है, तो इसमें भी डी हो जाएगा, पहले में भी डी है, और यही ऑप्शन इसमें, तो इसमें भी आपके डी है ना, इजी, कोई टेंशन नहीं। एक सेंटेंस इधर और है कि ही सेड, अच्छा एक चीज़ है, ये ट्रिक है भाई, इसको अलग से उतार लेना, ये फिक्स है, ये कौन सा टेंस है, ये ट्रिक मान लेना, चाहे इसको एग्जाम्पल को याद कर लेना। क्या है कि जब भी सेंटेंस आपको ऐसा दिख जाए ना, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे लगते हो, कि ही सेड दैट ही वॉज इनोसेंट, ठीक है, उसने कहा कि वह इनोसेंट है, तो ये हमेशा कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है ना, बस ये फिक्स है, ये एक ट्रिक है। जब भी सेंटेंस में आपको ही सेड दैट दिख जाए, तो हमेशा ध्यान रखना कि वो कैसा है, वो तो कॉम्प्लेक्स है। ये थोड़ी ट्रिक है, हालांकि अभी तक कोई भी यहाँ से सेंटेंस एग्जाम आया नहीं है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा एक हवा दिखा दी है, आराम से 100% आपका गलत नहीं होगा, आप इसको सही करके आओगे, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फिनिश। अब है सबसे बड़ा टॉपिक, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ से 101% 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं, और इस बार भी आएंगे। हालांकि अगर आपको इसकी फुल PhD करनी है तो जल्द इसका एक क्लास अपलोड कर दूंगा मैं थोड़े दिन में। हालांकि BSTC में उतना आएगा नहीं, इसलिए आफ्टर BSTC के एग्जाम के बाद में इसको कराएंगे फुल PhD। सिंपल सेंटेंस आपके आता है, वो अपन देख लेते हैं, लेकिन ये सेंटेंस कुछ आपके दिए हुए हैं, लेकिन इस सेंटेंस को पढ़ने से पहले थोड़ी बहुत अपन को तैयारी कर लेनी चाहिए पहले, फिर वापस अपने एग्जाम्पल्स पे आ जाएंगे। एक बार चलते हैं अपन तैयारी की तरफ, आ जाओ इधर। ये मैंने रूल आपको लिखवाए थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक सबसे बेस्ट रूल है सन, SON, शुरुआत होती है सन से। एस का मतलब सब्जेक्ट है, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट है, एन का मतलब नो चेंज, और नंबरिंग करनी है एस को 1 2 3। इसका मतलब बहुत शॉर्टकट ट्रिक है कि जो सब्जेक्ट है, एस का मतलब सब्जेक्ट, और फर्स्ट का मतलब, इस एक का मतलब है फर्स्ट पर्सन, ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, और 2 का मतलब है सेकंड पर्सन, ठीक है। ऐसे ही नो चेंज का, एन का मतलब नो चेंज, और 3 का मतलब है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही शी इट दे आता है, सिंपल, ठीक है। मेरी बात सुनो, सब्जेक्ट हमेशा फर्स्ट पर्सन की अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा सेकंड पर्सन की अकॉर्डिंग चेंज होगा, सही कहा मैंने, ठीक है। या फिर ऐसा मान लो, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और थर्ड पर्सन नो चेंज होगा।
फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, थर्ड पर्सन नो चेंज होगा। फिर आप सोचेंगे ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की बला क्या है। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, सेकंड पर्सन सिर्फ और सिर्फ यू, और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, ये सब हो जाता है थर्ड पर्सन। इनको अच्छे से याद करना, ये सिर्फ बेस है। अभी सेंटेंस लूँगा तब समझ में आएगा। अभी इतना सा याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ओ ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज, ये कोई चेंज नहीं होगा। ही का ही रहेगा, शी का शी रहेगा, ठीक है ना। लेकिन यू का सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग चेंज होगा, बता दूंगा आगे, अभी सिर्फ इतना सा समझना है। फिर बात आती है फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं, आई और वी, सेकंड में यू, थर्ड में ही, शी, इट, दे, ठीक है, ओके। इसके बाद में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है ये आपका चार्ट, कि आप जैसे अपने टेंसेस पढ़े, टेंस मैंने पहले ही कह दिया था कि बिना टेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो चाहे एक्टिव पैसिव कोई सा भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक चार्ट बनाया मैंने, ठीक है, और वो चार्ट बहुत ईजी है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 5 6 बस 6 ही टेंस चेंज होंगे, बाकी चेंज कुछ भी नहीं होगा। बस वो थोड़ा सा और लिख लेंगे, जैसे कि मे को बदलना है माइट में, है ना, मे को माइट में, कैन को कुड में, ये थोड़ा सा और लिख लेंगे। बाकी बस 2 ही है, ज़्यादा कोई जरूरत भी नहीं है, बस 2 याद कर लो, मे को माइट में, कैन को कुड में, बस दैट्स इट। अब आ जाओ इधर, क्या ज़बरदस्त तरीका है। प्रेजेंट सिंपल टेंस को बदलना है पास्ट सिंपल टेंस में। अभी ये रूल लिखवा रहा हूँ, फिर एग्जाम्पल लूँगा, पहले एग्जाम्पल लेके फिर समझ में नहीं आएगा, पहले एक बार देख लो, फिर पूरा इमेज बन जाएगी। प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है साहब, डू डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। पास्ट सिंपल में डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये ध्यान रखना, एक्टिव पैसिव और इस दोनों में एक फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। क्या फ़र्क है कि उसमें हमेशा फिक्स है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, एक्टिव पैसिव में क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन इसमें अकॉर्डिंग टू टेंस आती है। उसमें तो चाहे किसी भी टेंस में बदल दो आप, एक्टिव पैसिव में तो किसी भी टेंस में बदल लो, हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म V3। लेकिन इसमें अकॉर्डिंग टू टेंस की हेल्पिंग वर्ब आती है। जैसे कि पास्ट सिंपल है, सॉरी प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल, मतलब क्या, इसका प्रेजेंट सिंपल एक नंबर को उसके एक नंबर में, प्रेजेंट के एक नंबर को पास्ट के एक नंबर बदलना है, प्रेजेंट के दूसरा नंबर क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट के 2 नंबर, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस बदलना है, मतलब एक नंबर को उसके एक नंबर में, 2 नंबर को उसके 2 नंबर में, ठीक है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट 3 नंबर प्रेजेंट का तीसरा, उसको तीसरे पास्ट के तीसरे में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट के परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को मतलब प्रेजेंट के चौथे को पास्ट के चौथे में बदलना है। बहुत इजी है। क्या ट्रिक है, 1 को 1 में, 2 को 2 में, 3 को 3 में, 4 को 4 में, लेकिन अगले टेंस में, प्रेजेंट को पास्ट के पहले में, प्रेजेंट 2 नंबर को, प्रेजेंट कंटिन्यूस 2 नंबर कौन सा होता है, कंटिन्यूस, उसको पास्ट के 2 नंबर में, पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और हेल्पिंग तो आपको याद ही है, डू डज वॉज वर, इसका 2 नंबर इज एम आर, सॉरी डू डज, और वहाँ हो जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसमें डिड होती है, डू डज डिड, इसमें इज एम आर वॉज वर, हैज हैव इसकी हेड, हैज़ बिन हैव बिन हैड बिन, याद है ना, बहुत आसान है। वही तो मैं कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इजी है। हालांकि मैंने लिख दिया फिर भी कि आपको जब डू डज दिख जाए, ऐसे एज दिख जाए, तो आपको उसमें डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म बदलना है। अगर आपको इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिख जाए तो आपको वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बदलना है। हैज प्लस V3 दिख जाए तो आपको हैड प्लस V3 में बदलना है। और अगर आपको हैज़ बिन हैव बिन जो इसका चौथा है प्लस आईएनजी दिख जाए और टाइम भी रहेगा साथ में, तो आपको हैड बिन प्लस वी प्लस आईएनजी बदलना है, जो कि पास्ट का चौथा है। चारों बातें तो याद हो गई, ये ट्रिक्स हैं। फिर है साहब उल्टा। अब आते हैं पास्ट भाई साहब का नंबर। प्रेजेंट एक साथ खत्म हो गया, पास्ट के साथ कंपैरिजन हो गया। अब पास्ट सिंपल को शुरू करेंगे अपन। पास्ट सिंपल पास्ट में ही बदलता है। देखो प्रेजेंट तो पास्ट में बदल जाता है, पास्ट खुद कितने बदलेगा, पास्ट खुद पास्ट में ही बदलेगा। और पास्ट सिंपल बोल दो चाहे पास्ट इंडेफिनिट बोल दो, वो बदलेगा उसी पास्ट के नंबर 3 में, पास्ट परफेक्ट में। मतलब पास्ट के मामले में 1 नंबर बदलेगा 3 नंबर में, पास्ट पास्ट में ही बदलेगा। फिर सुन लो, हर बार एक रूल है इंग्लिश का, पास्ट हमेशा पास्ट में ही चलता है। तभी तो मैं पीछे सेंटेंस टेंस में जो सेंटेंस लिए थे वो पास्ट सेंटेंस में चलाया था, पूरा टाइम पास्ट टेंस में चलाया था पूरे सेंटेंस को। तो ध्यान रखें, प्रेजेंट जरूर पास्ट में बदल सकता है,
प्रेजेंट जरूर पास्ट में बदल सकता है, बदला भी है, चारों बदला दिए अपन ने, चारों लाइन वाइज, चारों प्रेजेंट को लाइन वाइज चारों पास्ट में बदल दिए। लेकिन पास्ट सिंपल खुद जो है वो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, 1 नंबर 3 में बदलेगा, और पास्ट कॉन्टिन्यूस 2 नंबर 4 में बदलेगा। पास्ट के ही में बदलेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट में बदलेगा, लेकिन पास्ट के चौथे में पास्ट कॉन्टिन्यूस बदलेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, मतलब उसी का 2 नंबर उसी के 4 नंबर में, उसी का 1 नंबर उसी के 3 नंबर में। बस 6 रूल है साहब, और 6 रूल आपको याद हो गए। प्रेजेंट को चारों को लाइन वाइज मारो, चारों को पास्ट के चारों बदल दो, ठीक। अब 2 पास्ट को और उठा लो, पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल को पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। 1 नंबर को उसी के 3 नंबर में, 2 नंबर को उसी के 4 नंबर में। बाकी किसी का एक्टिव पैसिव नहीं बनता है, फ्यूचर का, सॉरी एक्टिव पैसिव नाम आ गया मुझे, बाकी किसी भी टेंस का जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं बनता है, ठीक है। ना तो फ्यूचर का बनेगा, क्योंकि फ्यूचर में सिर्फ मॉडल यूज होता है, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ठीक है। बस कोई दिक्कत नहीं है, ये था मामला, बहुत ज़्यादा इजी, सिर्फ 6 ही टेंस याद करने हैं, बाकी इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस यूज नहीं होते हैं, ध्यान रखें, ठीक है ना। वेरी इजी। अगली क्या बात है, अगली कुछ चेंजेस हैं कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते टाइम दिस को देट में बदलना है, तो बहुत ईजी है। दिस को देट में, दीज को दोज में, हीर को देर में, नाउ को देन में, 10 को 100 में, टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, अगो को बिफोर में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, ठीक है। ये तो सीधे से रटने पड़ेंगे। यस्टरडे को द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर में, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट या फिर द नाइट बिफोर में, और नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक में। ये आपको बदलने पड़ेंगे, जो मैंने आपको बहुत पहले क्लास 10 में भी याद करवा दिया था, और अब भी आपको याद करना है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है। ये तो आपके एज इट इज याद कर लो हूबहू, ठीक है ना। ओके, अगला क्या है, अगला कुछ रूल है इसके अंदर, थोड़े से रूल और है कि जैसे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो उसमें एक टाइप आएगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आएंगे आपके प्रश्नवाचक वाक्य, और वो भी 2 तरह के होते हैं, एक तो यस नो वाले या फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, यस नो या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस, और एक होता है WH फैमिली। लेकिन उसमें हमेशा आपको सेंटेंस कैसा दिखेगा, देखो मैं बताऊंगा अभी, ये पहले एक बार देख लो, फिर जैसे एग्जाम्पल लूंगा तो बिल्कुल यहाँ फिट हो जाएंगे। सेड टू को आस्क्ड में चेंज करना है। क्वेश्चन जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह को फुल स्टॉप में बदलना है। बीच में कंजक्शन लगता है, वो कंजक्शन इफ आएगा, न कि देट, देट नहीं आएगा, इफ आएगा। और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में आएगी, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में आएगी, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में आएगी, एक बार और बोलो, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में आएगी। बहुत बड़ी चीज़ है, सेम टू सेम। WH फैमिली का मतलब क्या है, अगर सेंटेंस वाई, वॉट, हाउ, हाउ मेनी, इनसे शुरू और वेयर, इनसे शुरू हो रहा हो, तो भी सेड टू को आस्क्ड में चेंज करना है, क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में बदलना है। बहुत बड़ी चीज़ है, क्या है, कंजक्शन बिल्कुल नहीं आएगा। WH फैमिली ही आएगी। WH फैमिली में वो खुद ही आते हैं, ठीक है, खुद ही आएंगे, उनको किसी की दरकार नहीं है, खुद आएंगे। WH फैमिली खुद आएगी, वहाँ पर कोई कंजक्शन नहीं आएगा, और वही सेम है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में आएगी, ठीक है। यह ट्रिक है। और कोई रूल ले लेते हैं साथ में अगर हो तो। हाँ, ये भी है कि जब भी आपको जैसे कि ही सेड अलास, अलास दिख जाए, अलास को बदलना है हमेशा एक्सक्लेम विद सोरो में। बहुत बार 2022 में सेंटेंस आया ये, क्या अलास लिखा हुआ है, ऑप्शन में लिखा हुआ है कि किस में बदला जाएगा, तो जब भी अलास दिख जाए तो एक्सक्लेम विद सोरो बदल देना। हुर्रे दिख जाए तो एक्सक्लेम विद जॉय में बदल देना। वाव दिख जाए तो भी एक्सक्लेम विद जॉय बदलना। बस आपका कोर्स कंप्लीट, इसके अलावा नहीं देखना कुछ भी। और इस वाले में हमेशा कंजक्शन देट आता है, मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर कंजक्शन देट आता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में कंजक्शन इफ आता है। कंजक्शन क्या है, कंजक्शन जो 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम करे, वो कंजक्शन होता है, देट, इफ, ये सब, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, कंजक्शन आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 2 ही लगते हैं, या तो देट या इफ। तो देट तो लगेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में और सिंपल सेंटेंस में, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक का चिन्ह वहां पर लगता है इफ, ठीक है। वेदर भी लगता है, लेकिन वेदर की जरूरत नहीं, इफ आएगा, ठीक है ना। अब अपन चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ। एक बार एग्जाम्पल लो, फिर अपन जो एग्जाम आए थे वो भी ले लेंगे। पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यू सेड टू मी शी इज ब्यूटीफुल गर्ल।
ये डायरेक्ट है, ठीक है, ध्यान रखना। यू सेड टू मी, तुमने मुझे कहा कि वह बहुत सुंदर लड़की है। तो मेरी बात सुनो, यू सेड टू मी किस में बदला आपने, यू सेड टू को टोल्ड में बदल दिया। लेकिन आप सोच रहे होंगे फिर आस्क्ड में क्यों नहीं बदला, आस्क्ड में कब बदलना है, जब यहां पर इंटरोगेटिव सेंटेंस, यहां पर तो फुल स्टॉप है, इसका मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है ही नहीं। सिंपल सेंटेंस में सेड टू को टोल्ड में बदलना है। लेकिन एक जरूर थोड़ी समझ जाओगे ना, तो ध्यान रखना, सिंपल सेंटेंस में सेड टू को टोल्ड में बदलना है, ठीक है, टोल्ड, ठीक है, वो तो सेड टू को टोल्ड में आ जाएगा, बाकी मी का मी। तो यू, अब सुनो मेरी बात, बहुत बड़ी चीज है, यू तो है सब्जेक्ट, यू तो है सब्जेक्ट, मी है ऑब्जेक्ट। अब वो सन भाई साहब थे ना, सन, वो काम आएंगे, ध्यान से समझना, थोड़ा सा मुश्किल है, डायरेक्ट मुश्किल होता है थोड़ा सा। यू सेड टू मी, यू सेड टू मी, यहां पर यू सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो यू टोल्ड मी, कंजक्शन क्या लग गया, इसे बोलते हैं कंजक्शन। मतलब जो ये इन्वर्टेड कोमा, इनको हटा के कंजक्शन लगाया जाता है। फिर सुन लो, इन्वर्टेड कोमा की जगह कंजक्शन दैट का प्रयोग होगा, और बाकी कहीं पर इफ का प्रयोग होगा तो इफ होगा सिर्फ और सिर्फ इंटरोगेटिव सेंटेंस में, जो मैंने अभी बता दिया। लेकिन ये सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है तो सिर्फ दैट आ जाएगा। तो यू टोल्ड मी दैट, बाकी एज इट इज, शी। अब सुनो मेरी बात, इज का मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को किस में बदलेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। मतलब इज को बदला जाएगा वोज में। क्यों बदला जाएगा, बहुत इजी है ना, मैंने कहा था ना, प्रेजेंट का 2 नंबर को पास्ट के 2 नंबर में डाल दो, तो प्रेजेंट का 2 नंबर इज एम आर, और इज एम आर को वोज वर में। बात आती है सर वोज बने वर भरें, तो सीधी सी बात है, वो तो शी है, और शी मतलब सिंगुलर है, जो अपने टेंस में पढ़ लिया। शी मतलब सिंगुलर है, एक वचन है, एक वचन के साथ में वो हो जाता है, तो शी वॉज ए ब्यूटीफुल। बाकी एज इट इज, कोई चेंज नहीं है ना, इजी, बहुत इजी। अगला, द टीचर सेड टू मी, द टीचर आस्क्ड मी। आप सोचेंगे आज क्यों लगा दिया, आगे आ जाओ, पक्का डब्ल्यू एस फैमिली, ये डब्ल्यू एस फैमिली। हाउ में डब्ल्यू और एस दिख रहा है, इसका और क्वेश्चन मार्क भी है, इसका मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में टोल्ड की जगह आस्क्ड आता है। और यही तो मजे वाली बात है, ऑप्शन में आपको टोल्ड भी देखा, ऑप्शन में आपको आस्क देगा, ऑप्शन में आपको सेड का सेड ही दे देगा, लेकिन आप गलती नहीं करोगे, आप देखोगे कि किस में आस्क दे, तुरंत टिक कर दिया, ठीक है। द टीचर आस्क्ड मी, बाकी मैंने कहा था एक बात, इसमें कंजक्शन लगाया अपने दैट, क्या मैं इसमें कंजक्शन आएगा क्या, नहीं आएगा, साफ साफ लिखा था मैंने यहाँ पर, देखो इधर आओ, कहाँ लिखा था, ये रहा, डब्ल्यू एच फैमिली में कंजक्शन नहीं आएगा, जबकि इसमें यस नो वाले क्वेश्चन में या फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले क्वेश्चन में इफ आएगा, अभी बात करेंगे आगे। हाँ, इसमें भी आस्क आएगा, इसमें भी आस्क आएगा, वो तो अपन भी चेंज कर दिया, ये देख लो भले आस्क चेंज कर दिया, आस्क तो लगा दिया, लेकिन डब्ल्यू एस फैमिली के अंदर कंजक्शन नहीं आएगा, हाउ का हाउ ही रहेगा। बाकी देखो पूरी बात को समझते हुए चलना, द टीचर आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कोमा हट गया, हाउ का हाउ, ओल्ड का ओल्ड, फिर चेंज हुआ आर में, जैसे यहाँ पर इज का वोज हुआ था, वैसे के वैसे आर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, किस में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो इज एम आर भरा जाएगा वोज वर में, तो आपके फिर माइंड में क्वेश्चन है सर वोज भरें कि वर भरें, सीधी सी बात है, मैं कहूँगा सब्जेक्ट क्या है, तो आपने कहा सब्जेक्ट साहब आई है। कैसे पता चला कि एक्चुअल में यहाँ पर आर के बाद में यू सब्जेक्ट था। अब है समझने वाली बात, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, यहाँ पर यू सब्जेक्ट था और यू होता है सेकंड पर्सन, पूरी बात को समझो, पूरी बात को समझो, यू होता है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है मी। ध्यान रखें, द टीचर तो है सब्जेक्ट और मी है ऑब्जेक्ट, और आई माई मी, आई माई मी, मी का सब्जेक्ट होता है आई, ठीक है। मी का, और मी तो ऑब्जेक्टिव केस है, चेंज इनटू सब्जेक्टिव केस, मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, तो ध्यान रखना, इसलिए यहां पर आ गया आई। तो ध्यान रखें, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो यहां पर जो सब्जेक्ट है उसको देख के यहाँ सब्जेक्ट भरना है, लेकिन वो जो अगर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आएगा, अगर यहाँ पर ही होता तो यहाँ पर भी ही का ही आ जाता। जैसे कि यहाँ पर शी था तो शी का शी आ गया, क्योंकि शी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज,
शी का शी रहा था। वेरी इंपॉर्टेंट है ना बात, इसीलिए मैंने कहा था SON फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, थर्ड पर्सन नो चेंज। यहाँ पर सेकंड पर्सन है, ये रहा यू, और यू होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, ऑब्जेक्ट था मी, तो मी का सब्जेक्टिव केस, क्योंकि यहाँ हमें सब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं भरना, यहाँ पर सब्जेक्ट चाहिए और मी का सब्जेक्ट आई होता है। आगे आ जाओ। आई सेड टू नेहा, मैंने नेहा से कहा वेयर डिड यू फाइंड माई डिक्शनरी, मतलब कि जो है मेरी जो डिक्शनरी है वो मतलब कहाँ पर मतलब मुझे मिलेगी या फिर कहाँ रखी हुई है। ठीक है, आंसर क्या आया, आई आस्क्ड नेहा। आस्क क्यों लगाया आपने, क्योंकि WH फैमिली है। ठीक है, बिल्कुल आस्क्ड आएगा। नेहा क्या कंजक्शन आएगा कि नहीं आएगा, वो WH फैमिली खुद ही भाई साहब जिंदाबाद है, वही आएंगे। जैसे यहाँ पर भी हाउ का हाउ आया था, कंजक्शन जैसे यहाँ दैट लगा था इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, वेयर। अब बात आती है सब्जेक्ट की, फिर वही बात, सब्जेक्ट यहाँ पर है यू, यू का मतलब सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन जाएगा नेहा के पास में, क्योंकि आई है सब्जेक्ट और नेहा है ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट है नेहा, लेकिन नेहा नाम नहीं आता है कभी भी, वहां पर शी या ही आएगा। तो ध्यान रखना, हालांकि वो भी सही हो जाता अगर मैं यहां पर शी लिखा भी, या तो शी लिख दूं क्योंकि नेहा वहां पर स्त्रीलिंग है, फीमेल है। ठीक है, तो शी आ जाएगा। आप चाहो तो यहां पर नेहा भी लिखा हुआ आ जाए ना, तो भी गलत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहां हमारे नेहा के लिए शी आ जाएगा, वैसे नेहा इज इट इज भी कोई गलत नहीं है। तो ध्यान रखें, शी हैड। अब हैड क्यों है, क्योंकि डिड कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल को चेंज करना है उसी के, पास्ट सिंपल को उसी के 3 नंबर में कहा था ना मैंने, पास्ट सिंपल को उसी के 3 नंबर मतलब पास्ट परफेक्ट में। तो डिड है पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब और उसी का 3 नंबर पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग होती है हैड, तो इसलिए डिड का आ गया हेड। और हेड तो एक ही होता है, चाहे यहाँ पर शी हो तो भी हेड लगेगा, यू होता तो भी हेड लगता। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर प्लूरल दोनों जगह क्या था, हेड। फाउंड माई डिक्शनरी, कोई टेंशन नहीं है। ये थे एग्जाम्पल, एक आधा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे कि ये आपके एग्जाम आया हुआ एग्जाम्पल है कि राम सेड टू सीता आर यू गोइंग अवे टूडे। ये कौन सा सेंटेंस है, ये यस नो वाला सेंटेंस है, कौन सा, ये देखो आओ इधर, आज तो पूरे पुर्जे खोलूंगा मैं आपके, ये वाला सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस, WH फैमिली की पूरी पेज दी हो चुकी है आपकी। अब आते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होने वाले में, उसमें देखो उसमें है, अच्छा पीछे करता हूं वापस, ये रहा, राम सेड टू सीता आर। आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। आर यू गोइंग अवे टुडे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है सेंटेंस, इसको मत देखना, हमें शुरुआत सेंटेंस की यहां से होती है। और सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब शुरू होता है उसमें पहली बात तो ये कि कंजक्शन इफ आएगा। तो जो देट है वो पहले से हटा दो, देट हट गया, इसमें है नहीं, ये वैसे ही कट जाएगा। सीता वेदर, इफ या वेदर आ सकता है, इन दो में से कोई एक होगा। अब देखते हैं, और ये गलत हो गया क्योंकि इसमें बेगड है, आस्क्ड नहीं है, आस्क भी आएगा। हमेशा ध्यान रखना इंटरोगेटिव सेंटेंस में और जो हेल्पिंग वर्ब या यस नो वाले सेंटेंस होते हैं उनमें हमेशा सेड टू को आस्क बदलना है। तो राम आ सीता, कंजक्शन इफ भी बिल्कुल सही है। आर यू गोइंग, फिर समझो यहां पर आर हेल्पिंग वर्ब है, मतलब वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूस बदलना है, मतलब इस एमआर को आपको वोज वर में बदलना है। तो बताओ वोज आएगा वर आएगा। आपने कहा सीता है, सीता तो एक वचन है, सिंगुलर है, तो ऑफ कोर्स वोज आएगा, बिल्कुल सही है। शी क्यों आया, क्योंकि यहां पर यू सब्जेक्ट था, यू का मतलब सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सीता लड़की है तो शी आ गया, जैसे नेहा लड़की थी तो शी आया था ना, वैसे ही सीता भी लड़की तो शी आ गया। शी वोज क्यों है, क्योंकि सीता सिंगुलर इसलिए वोज आ गया। इज एम आर वोज वर में चेंज होता है इसलिए आ गया। बाकी गोइंग अवे और टुडे को चेंज करना है दैट डे में, क्वेश्चन मार्क को हटा के लगाना है फुल स्टॉप। गलती मत कर देना, बेस करेक्ट आंसर, कोई डाउट नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। अब एक बार थोड़ा पीछे और चलते हैं, कुछ छोड़ के आए थे अपन जो आपके एग्जाम में आए थे, कौन से क्वेश्चन थे, ये तो रूल्स अपन पढ़ लिए थे, ये भी अपन ने पढ़ लिए, ये भी अपन ने पढ़ लिए, ये कुछ एग्जाम्पल थे। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है आपका डायरेक्ट इंडायरेक्ट, ये रहा, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए थे। द मैन एक्सक्लेम विथ सोरो दैट ही वॉज ruined, चेंज इन नरेशन। एक्सक्लेम विथ सोरो, एक्सक्लेम विथ सोरो कब लगता है, जब अलास आता है, और किसी में अलास है क्या है, इसमें भी है। ये दो तो पहले हटा दो, इन दो में से कोई बनेगा। द मैन सेड अलास आई एम ruined,
द मैन सेड अलास ही इज रूइंड। अब समझना पड़ेगा कि यहां पर आई सब्जेक्ट है और यहां पर ही सब्जेक्ट है, दोनों में से कौन सा आएगा। द मैन एक्सक्लेम विद सोरो दैट ही वॉज रूइंड, ही सब्जेक्ट है और वॉज है। चलो वॉज वर्ब को इज एमआर में चेंज करेंगे तो बेटा दोनों भी सही, यहां पर भी इज है, यहां पर टेंस बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट पहचान करनी है कि यहां पर ही सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है, तो नो चेंज होगा। आई क्यों आया, गलत हो गया, डी सही है। क्यों, क्योंकि यहां पर यू थोड़ी ना है, यू होता तो चेंज होता सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हालांकि इसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं है, लेकिन ही है थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन कभी नो चेंज है, ही का ही रहना चाहिए और ही के साथ में इज भी सही है क्योंकि वहां पर वॉज है, वॉज वर्ब को इज एमआर में चेंज कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक्सक्लेम वाले साइन है, ध्यान रखना। तो ऐसा मत सोचना कि वॉज वर्ब को उसके मतलब चौथे में, ये वैसा रूल नहीं है। इसको क्या करना है, आपको नरेशन बनाना है, इसका चेंज करना है, इसका वो बनेगा, इसका वो बना है, ध्यान रखना, इसका उल्टा है ये। द मैन सेड अलास ही इज रूइंड, वेरी इजी। अगला क्या है, अगला है राम सेड टू मी डिड। यहां पर डिड है, ये भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट और एग्जाम आया आपके, डिड हेल्पिंग से, तो सीधी सी बात है आस्क्ड आएगा, लेकिन आपको आस्क सब में नजर आएगा। आस्क इसका मतलब ये मामला तो सबका सही है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले में कंजक्शन इफ लगता है, इसका मतलब दो भाई साहब तो कट हो गए, इफ वाले दो हैं। अब पहचान कैसे करेंगे, यू से। यू क्या है, सेकंड पर्सन, किस सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई, तो जिसमें आई है, और भाई साहब दोनों में आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई। अब किससे पहचान होगी, यहां भी अपना मामला दाल नहीं गली, यू। अब यहां पर डिड है और डिड का मतलब क्या होता है, डिड का मतलब होता है पास्ट सिंपल। डिड का मतलब क्या होता है, पास्ट सिंपल। मेरी बात समझ में आ गई, डिड का मतलब क्या होता है, पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, मतलब हेड में। तो अब प्रॉब्लम आ गई, हेड किसमें, हेड इसमें नहीं है साहब, इसमें है। बिल्कुल डी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि पास्ट सिंपल चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, ये तो हम जानते हैं रूल, इसलिए कह रहा हूं बहुत इजी है, वेरी इजी है। वापस डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। आई आस्क्ड हु लिव्ड नेक्स्ट डोर, ये उल्टा है, इसको आपको बनाना है डायरेक्ट में, मतलब ये इनडायरेक्ट है, इसको डायरेक्ट में बदलना है, उल्टा पूछा है, उल्टा पूछा है, ठीक है। लेकिन कोई टेंशन नहीं, कैसा भी पूछे रूल याद है। ही आस्क्ड हु लिव्ड नेक्स्ट डे, आस्क्ड वापस आस्क्ड में थोड़ी चेंज करेंगे, ये भाई साहब तो पहले गलत हो गए, ठीक है। और आस्क में नहीं रहेगा, ये भी गलत हो गए, ठीक है। सेड में चेंज होगा, ये हमें पता है। ही आस्क्ड तो ही सेड सही है, ही सेड लेकिन दो में बनता है। फिर WS फैमिली WS फैमिली आएगी, इफ कंजक्शन नहीं आएगा, लेकिन दोनों में ही हु है, इसमें भी हु है, इसमें भी हु है, बात तो सही है यार। फिर लिव्ड का लिव्ड हो गया, नेक्स्ट डोर हो गया। फिर मामला क्या है, तो हमने देखा कि टेंस कौन सा है, ये हु लिव्ड पास्ट टेंस है, ये वर्ब लिव्ड पास्ट की सेकंड फॉर्म है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये पास्ट सिंपल है, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल में बदलो इसको। प्रेजेंट सिंपल का मतलब होता है कौन सा बैठेगा इसमें, लिव्ड नेक्स्ट। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ी मैंने मिस्टेक करी है, इसमें एक में लिव्स होना चाहिए, लिव्स, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लिव्स हो जाएगा, LIVES लिव्स हो जाएगा। लिव्स के हिसाब से आपका डी बैठ जाएगा कि प्रेजेंट सिंपल है ये, लिव्स SAS उसको चेंज कर देंगे उसमें, ठीक है। और बाकी सिंपल सेंटेंस है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और या फिर क्वेश्चन मार्क भी लगता है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगेगा भाई, तो फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना, बाकी सही है। मेरे हिसाब से यही था, बाकी तो चेंज नहीं होगा इसके अंदर, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बढ़िया था। बाकी अपने एक क्वेश्चन और डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है इसको। द टीचर सेड टू द बॉय हैव यू डन, ये हेल्पिंग से स्टार्ट हो रहा है, हैज है, प्रेजेंट परफेक्ट हेल्पिंग होती है, ये बिल्कुल सही है। तो पहली बात तो ये कि इसके अंदर टीचर आस्क्ड आएगा, तो ये गलत, ये गलत, ठीक है। आस्क्ड देखना अपन को, तो द टीचर आस्क्ड द बॉय, और कंजक्शन ध्यान रखना, जिसमें क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव हो उसके अंदर कंजक्शन हमेशा इफ आएगा, ठीक है। तो कंजक्शन यहाँ पर ध्यान रखना इफ है, लेकिन इफ तो चारों में ही है, ठीक है ना, दो ही कट हुए हैं अभी तो, ठीक है। ये तो दो कट ही हो गए ना, सॉरी ये तो दो कट ही हो गए, इसको तो फिर क्या ही देखना, चलो ये तो कट ही हो गए, आगे चलो। इन दो में से कोई छांटना है। द टीचर आस्क्ड द बॉय इफ ही हैड, अब कौन बताएगा हमें, तो हैव है, ये हैव का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, यानी हैज हैव को बदलना है हेड में। हेड किस में है साहब, हेड जिसमें वो आंसर होगा, और हेड आपके इसमें ही हेड, ठीक है। तो ए इज करेक्ट आंसर। कितना आसान है,
अगर रूल याद है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है, ये सब पढ़ लिए अपन ने, ठीक है। अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं अपन नरेशंस की। हालांकि पूरे नरेशंस, सॉरी प्रीपोजिशन के नाम आगे, नरेशन तो कंप्लीट हो गया, अब प्रीपोजिशन की अगर फुल पीएचडी चाहिए तो फर्स्ट कमेंट पिन कर दूंगा, आप उसमें जाके देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है वो एक घंटे की क्लास है, फुल पीएचडी, लेकिन उतना बीएसटीसी में आएगा नहीं, वो आपके आरएस वगैरह एग्जाम में आगे राजस्थान एलडीसी में काम आएगा। अभी बस मैंने एलडीसी की सॉरी बीएसटीसी के हिसाब से कैप्सूल बनाया है, इसमें आपको सिर्फ 8-10 याद करने हैं, 8 इन, इनटू, ऑन, विथ, ऑफ, अगेंस्ट, अबाउट और अमंग, बस। और 3 की पीएचडी तो मैंने यहीं करवा दी। देखो अमंग कब भरना है, अमंग का मतलब होता है के बीच में, अमंग का मतलब क्या होता है के बीच में, और ध्यान रखना बस सिंपल है, बहुत सिंपल, अमंग भरना है के बीच में। जैसे कि डिवाइड दीज मैंगोज अमंग द चिल्ड्रन, इन आम को बच्चों के बीच में बांटिए, मतलब 4 बच्चे हैं तो एक आम को बांटो भाई, आधा आधा दे दो, कैसे दे दो, तो वहां पर अमंग आ जाएगा। मतलब अगर के बीच में, बच्चों के बीच में ऐसे बांटने के काम टाइम पर अमंग आएगा। आई फाउंड द लेटर अमंग हिज पेपर्स, मेरे को लेटर मिल गया, बहुत सारे पेपर पड़े थे उनमें से मुझे लेटर मिल गया, मतलब उनके बीच में से, तो भी अमंग आएगा। 2 सेंटेंस भी ढंग से समझ लोगे ना तो अमंग गलत नहीं होगा आपका, अमंग कहाँ आएगा के बीच में। कि डिवाइड दिस मैंगोज, इन आमों को बांटो भाई, 4 आम है, चारों बच्चों को एक एक बांट दो, कैसा है बांट दो, अमंग आ जाएगा। आई फाउंड ए लेटर, मुझे एक लेटर मिल गया इन पेपर्स में से, तो मतलब इन पेपर में से, ठीक है, मुझे लेटर मिल गया इन पेपर के बीच में से, कैसा है मान लो, तो भी वहां पर अमंग आ जाएगा। बहुत इजी है, इतना इजी पहचानोगे, देखना भी सेंटेंस दूंगा मैं, आप आराम से पहचानो, टिक कर दोगे। फिर आता है अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब जानते होंगे के विरुद्ध, कहते हैं ना के विरुद्ध, नियमों के विरुद्ध नहीं चलना चाहिए। वहां पर कैसे हैं कि वन शुड नॉट गो अगेंस्ट द रूल, किसी को भी, वन शुड का मतलब है किसी को भी नियमों के खिलाफ विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, तो वन शुड नॉट गो अगेंस्ट द रूल, ठीक है, वेरी इजी। फिर है अबाउट, एक आता है अबाउट का मतलब होता है के बारे में, के संबंध में। एक तो इसकी तो हिंदी हो गया, अबाउट का मतलब है कि के बारे में, के संबंध में, और लगभग इसका जो यूज होता है वो होता है लगभग के अर्थ में, लगभग या करीब, कहते हैं ना आसपास में, मतलब लमसम, वहां पर अबाउट आता है। जैसे कि इट इज अबाउट 8 o'clock, यानी लगभग 8 बज गए साहब, लगभग 8 बज गए, लगभग। द कॉलेज इज अबाउट 6 मील्स फ्रॉम माई विलेज, कॉलेज लगभग, देखो अबाउट आ रहा है, लगभग 6 मील की दूरी पर है, 8 लगभग बज गए हैं, तो और अबाउट आ जाएगा। बस एक दो एग्जाम्पल से पहचान लोगे। अब थोड़े इनके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानना पड़ेगा, वो देख लेते हैं। जैसे कि अपन बात करें 8 की, 8 समय सूचक को इंडिकेट करता है। जैसे कि मैंने अभी पीछे आपको बताया भी था, उस टाइम पर भी जब एक सेंटेंस आया था कि ही विल रीच एट 6 AM, मतलब वह 6 बजे पहुंच जाएगा। ही कैम एट 6 o'clock, वह 6 बजे आएगा या आता है, ठीक है। ये ऐसा जब भी आए तब आपको मतलब 8 भरना है, और वैसे कुछ फिक्स है, इनको आप ऐसे याद कर लो तो कन्फ्यूजन ही दूर हो जाएगा, और 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो याद भी हो जाएगा। 8 नाइट, ध्यान रखना, इन नाइट, ऑन द नाइट ये नहीं होगा, 8 नाइट होगा। 8 नाइट, 8 नून मतलब दोपहर को, 8 नून, 8 मिडनाइट, 8 हाउस, 8 होम, 8 द स्टेशन, 8 द एयरपोर्ट, 8 द बस स्टॉप, 8 ए कॉन्फ्रेंस का मतलब मीटिंग्स, 8 ए कॉन्फ्रेंस, 8 ए पार्टी, 8 द थिएटर, ठीक है, एट दिस मोमेंट, एट क्रिसमस, एट दिस आवर, मतलब इस घंटे में। और कुछ एग्जाम्पल और लिए मैंने, अगर आपको और अंडरस्टैंडिंग लेनी हो तो क्या है कि ही इज़ एट वर्क, कहते हैं ना वो भी एट वर्क है, अभी काम पर है, ही इज़ एट वर्क। ही गॉट दैट बुक एट 8 रुपीज़ 30, ही इज़ गॉट मतलब उसने इस बुक को 30 रुपये में प्राप्त किया है, तो 8 रुपीज़ 30। ध्यान रखना, माई ग्रैंड मदर डाइड एट द एज ऑफ, हाँ ये सेंटेंस था, तो माई ग्रैंड मदर डाइड एट द एज ऑफ 670, 17 साल की उम्र। तो मतलब ये वो सेंटेंस जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा जैसे इन मिडनाइट हो जाएगा, क्या इन द स्टेशन हो जाएगा, क्या ऐसा लगता है इन द स्टेशन नहीं होता, एट द स्टेशन होता है। ये बिल्कुल, इसको तो ये जो फिक्स है इनको रटना है, इनको क्या करना है, रटना है। ये सेंटेंस में आपको इतना छोटा सेंटेंस नहीं आएगा, सेंटेंस तो बड़ा आएगा। जैसे आप कोई नाइट में कहीं हो तो ऐसा, फिर आगे लास्ट में लिख जाएगा नाइट, और उससे पहले खाली जगह रहेगी तो वहाँ पर 8 भरना है, न कि इन, ठीक है ना, ये फिक्स है। इनको तो छोड़ना मत, गोट के पी जाना, ठीक है। ऐसा ही इन का यूज होता है बड़े शहरों के लिए, बड़े शहरों के लिए, जैसा कि इंडिया बड़ा शहर है, वी लिव इन इंडिया,
इंडिया इज इन एशिया, एशिया में इंडिया आता है। माई फादर इन लॉ लिव्स इन जयपुर, जयपुर बड़ा शहर है। ऐसे बड़े शहरों के बीच में इन आता है, इन, ठीक है ना। और महीनों के नाम के आगे हैं, ऋतुओं के नाम के आगे हैं, सप्ताह वीक के आगे हैं, सालों के बाद में, शताब्दियों के बाद हमेशा इन आता है। जब भी सेंटेंस दिख जाए जनवरी तो इन आएगा, इन जनवरी। इन स्प्रिंग, ये ऋतु है, स्प्रिंग मतलब वर्षा ऋतु। इन समर गर्मी की। इन अ वीक, इन द ईयर ऑफ 1947, ठीक है। इन द 18th सेंचुरी, 8वीं शताब्दी, सॉरी 18वीं शताब्दी। इन ए न्यूज़पेपर, इन ए विलेज, मतलब कोई खबर है उसको क्या कहेंगे अपन, इन ए विलेज, सॉरी इन ए न्यूज़पेपर, ये खबर इस न्यूज़पेपर में है। तो बहुत ज़्यादा ईजी है, बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है, आराम से बस ये फिक्स है। ये क्या है, ये फिक्स है। इनको आपको 100% याद करना, ये फिक्स है 100%। इनको तो घोट के पी जाना। इन समर होगा, न कि ऑन समर, एट समर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इन ही समर होगा। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। ऐसा ही इनटू, इनटू किसी चीज के अंदर की ओर गति, अंदर की ओर गति इनटू होता है। जैसे कि द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, फ्रॉग मतलब मेंढक, वो कुएं के अंदर, मतलब के अंदर गति कर रहा है, फैल रहा है, चल रहा है। फेल मतलब गिर रहा है, तो इनटू मतलब कुएं में ऊपर चढ़ता है फिर गिरता है। द फ्रॉग फेल इनटू द वेल मतलब अंदर की ओर गति करना। जैसे रूम के अंदर इनटू द रूम, हालांकि फुल पीएचडी अपन ने उस में पढ़ी थी, लेकिन अभी उतना ध्यान देना ही नहीं, बस सिंपल समझ लो। फ्रॉग फेल इनटू द वेल मतलब अंदर की ओर कोई गति कर रहे हो, मोशन, अंदर की ओर आप अगर मोशन कर रहे हो तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चेंज हो रहे हो। पानी का बर्फ बनना, बर्फ का पानी बदलना, दूध का दही बनना, तो भी इनटू आता है। मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, मिल्क दही में बदल रहा है। वाटर इनटू आइस, पानी बर्फ में बदल रहा है। एक प्रोसेस से दूसरी बदलना, ठीक है। और बाकी कुछ फिक्स है। लुक इनटू, सी इनटू, लेट इनटू, डू इनटू, सबके अनुवाद में लिख रखे हैं, मतलब ट्रांसलेट भी कर दिया है। जांच करना, विचार करना, अनुमति देना और अनुवाद करना, वेरी इजी। और इधर आ जाओ, ओन का। ओन का होता है स्थान स्पर्श, स्थान स्पर्श मतलब यह है कि देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल, मतलब टेबल के ऊपर टच करी हुई रहनी चाहिए, उस पर रखी हुई है। देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल, तो टेबल के ऊपर टच भी है वो, ठीक है। दूसरा कुछ फिक्स है, वो तो चलो ऑन का तो सिर्फ एक ही एग्जांपल समझ जाना। ऑन का मतलब क्या होगा, किसी भी चीज़ के ऊपर रखी हुई, चीज़ के ऊपर रखी हुई लेकिन टच हुई होनी चाहिए, बस इतना ही। बाकी कुछ फिक्स है क्या। ऑन मंडे आपको लगेगा इन मंडे, नहीं, ऑन मंडे। ऑन द सेम नाइट, ऑन द सेम टाइम। ऑन टेलीविज़न आपको लगेगा इन टेलीविज़न, नहीं होगा, ऑन टेलीविज़न होगा। रट लेना बार बार बता रहा हूँ। ऑन टेलीविज़न। ऑन डिमांड आपको लगेगा इन डिमांड, नहीं, इन डिमांड नहीं, ऑन डिमांड होगा। ऑन हॉलीडे, ऑन ड्यूटी, ऑन द रेडियो, ऑन लीव, ऑन स्ट्राइक, ऑन बिजनेस, ऑन द टेलीफोन, ऑन ए जर्नी, ऑन ए जर्नी के बाद में ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द सेकंड फ्लोर, ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, ऑन ए साइकिल, ऑन ए स्कूटर, ऑन ए बाइक, ऑन ए मोटरसाइकिल, ये सब ऑन आएगा। ऑन का मतलब ऊपर, लेकिन टच हुआ हुआ। मोटरसाइकिल बैठोगे ना तो नीचे से टच हो गया, समझ में आ गई। गुरुजी बैठे हैं टेबल के ऊपर कि गुरुजी स्टैंडिंग ऑन द चेयर, तो मतलब वो टच है उसके ऊपर। बहुत ज़्यादा इजी है, ऑन आ जाएगा, ठीक है। अब बचता है ऑफ। ऑफ भी देख लो, ठीक है। ऑफ होता है से के अर्थ में और मैं के अर्थ में और मैं से के अर्थ में, तीनों के अर्थ में होता है। जैसे कि ही डाइड ऑफ मलेरिया, वो मलेरिया से मर गया, ठीक है। हिज वाइफ इज टायर्ड ऑफ वर्क, वो काम से ऊब गई है, काम कर करके थक गई, ऊब गई है। तो टायर्ड ऑफ वर्क का मतलब है काम से ऊब जाना, ठीक, काम से ऊब जाना, मलेरिया से मर जाना, ठीक है। अगला है मैं के अर्थ में कि देव इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, देव को अपनी सक्सेस पे पूरा भरोसा है, तो मतलब हो जाएगा के, मतलब मैं, सॉरी, मतलब सक्सेस में, अपनी सक्सेस में। और तीसरा है मैं और से के अर्थ में भी आता है। रिया इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मतलब मेरे मित्रों में रिया एक फ्रेंड है, मतलब ये क्या हो जाएगा, मैं से, मतलब बहुत सारे फ्रेंडों में एक फ्रेंड। समझ में आ गई। तो ये भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन देख लेंगे थोड़ा बहुत साइड में, तो अपन तैयार रहेंगे। फिर है इसी का ओरिजिन के अर्थ में भी होता है। जैसे किसी का जन्म किस फैमिली में हुआ है, उसका वो कहाँ से निकल के आ रहा है। तो पंडित नेहरू कैम ऑफ ए रिच फैमिली, पंडित नेहरू रिच फैमिली में मतलब जन्म हुआ उनका। और ही कम्स ऑफ ए पुअर फैमिली, वह एक गरीब फैमिली से आता है, मतलब बिलोंग, ओरिजिन कहाँ से उनका, तो अभी ऑफ सही बैठ सकता है, आता है। और लास्ट है विथ। विथ होता है से या के द्वारा या के साथ में, ये तो जानते होंगे। जैसे कि पेन से लिखना,
कैसे कि ही राइट्स विथ अ पेन, पेन के साथ लिखना। द कारपेंटर कट्स द ट्री विथ एक्स, कुल्हाड़ी से कारपेंटर जो है उसको पेड़ को काटता है। के मतलब कुल्हाड़ी के साथ, कुल्हाड़ी के बिना कैसे काटेगा, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का साथ में आना। फिर राम वेंट टू शिमला विथ हिज वाइफ, वो अपने वाइफ के साथ विथ आ गया, शिमला जा रहा है। ए गर्ल विथ बिग ब्लू आइज रीड्स इन हिज क्लास, विथ आ गया। एक लड़की जिसकी बिग बड़ी आंखें, नीली आंखें बड़ी वाली, मतलब नीली आंखों के साथ वाली, वो क्लास में पढ़ती है, तो मतलब विथ आ गया। वेरी इजी है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है कहीं पर। तो ये कुछ प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज भी देख लो, वो तो अपने रूल पढ़ लिए थे। ये प्रीपोजिशन 3-4 साल में आपके आए हैं, जैसे कि दिस इज इन कन्फर्मिटी डैश द रूल्स लेड डाउन बाय कॉर्पोरेशन। ये कन्फर्म है कि रूल्स को आपको फॉलो करना ही है कन्फर्मली। तो देखो 4 आएगा क्या, अगेंस्ट तो आ ही नहीं सकता, विरुद्ध थोड़ी जाएंगे अपन। अबाउट मैंने बता दिया था अभी आपको, अबाउट लगभग विथ आएगा, बिल्कुल सही बात है, विथ बिल्कुल सही है। हमें बिल्कुल रूल्स फॉलो करने चाहिए, रूल के साथ में कॉर्पोरेशन जो है हमारा, जो कॉर्पोरेशन को चलाना चाहिए, बिल्कुल विथ आ जाएगा। वेरी इजी, ठीक है। अगला वॉट शी सेड एग्रीज, और ये तो फिक्स है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है भाई। एग्रीज के साथ हमेशा विथ आएगा, एग्रीज के साथ हमेशा विथ आएगा, तो इसको तो वैसे अलग से याद कर लेना। ये भी आपके 2022-21 में पूछा गया था क्वेश्चन है। अगला द पार्टीज क्वेल्ड, ये भी फिक्स पूछ लिया। तो कुछ तो फिक्स प्रीपोजिशन पूछ लिया आपसे कि क्वेल के साथ में विथ आता है, एग्रीज के साथ में विथ आता है, तो वैसे ही याद हो जाएंगे। एग्रीज विथ, क्वेल विथ, दोनों वैसे याद हो जाएंगे। और आपका नेक्स्ट जो है वो है ऑल्दो ही इज पोअर डैश ही इज ऑनेस्ट, हालांकि वह मतलब पोअर है बट, ये तो सिंपल है, बट ऑल्सो, ठीक है, ये तो सिंपल था, वैसे प्रीपोजिशन ज़्यादा जरूरत भी नहीं थी, बट सिंपल सेंटेंस है। विद इन अ मोमेंट गोविंद ब्रस्ट डैश टीयर्स, टीयर्स मतलब आंसू, इन टीयर्स, आउट इन टीयर्स, ऑफ इनटू या इनटू, तक ऑफ इनटू होता ही नहीं है, आउट इन एक साथ हो नहीं सकता, और आंखों टीयर्स में थोड़ी इन थोड़ी होगा, इनटू, ठीक है ना, इनटू, बिल्कुल सही बात है। इनटू के मैंने रूल बता दिए। टीयर्स तो वेरी इजी है, मतलब अगर आप थोड़ा बहुत अंदाजा भी लगा लोगे ना तो भी हो जाएगा। हालांकि मैंने कुछ एग्जांपल ज़्यादा आई हुए नहीं, प्रीपोजिशन को क्या है कि ज़्यादा एग्जाम्स में दिया नहीं है, लेकिन एक सेंटेंस प्रीपोजिशन का भी आता है। अगर आप ढंग से जो मैंने रूल बताया उसको पढ़ लोगे, फिर मेन चीज़ होती है लाइव टेस्ट। इसका मैं आपको एक लाइव टेस्ट लूँगा, ये जो भी आज लगभग 2 घंटे की क्लास जो हुई है आपकी, इन 2 घंटे या फिर 2 घंटे थोड़ी बहुत कम रह गई होगी, इनको ढंग से अगर पढ़ लोगे तो गारंटी के साथ में 12 से 13 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। लेकिन बस इसका एक बनता है लाइव टेस्ट, एक लाइव टेस्ट शानदार ले लेंगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अभी सिर्फ रूल्स पढ़ना पड़ेगा अभी आपको, फिर लाइव टेस्ट होगा तो मामला बैठेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। आई होप आपको मज़ा आ गया होगा। मैंने बहुत मेहनत करी, 40-42 पेज भर दिए हैं आज, 42 पेजेस की एक पूरी एक आपके लिए मैंने हैंड रिटन नोट्स बना के दिए हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना। मैं तो कहता हूँ 12-13 में से अगर 10 क्वेश्चन भी आ गए ना तो भी बेड़ा पार है। इंग्लिश में 10 क्वेश्चन भी कहाँ आते हैं बिना पढ़े। अब मामूली सा 2 घंटे की क्लास में 10 क्वेश्चन तैयार होने, इससे बढ़िया मौका आपको कहीं नहीं मिलेगा। इन 10 क्वेश्चन को तो मरे ही नहीं छोड़ना। मैं 13 की जगह 10 ही बता रहा हूँ। चलो अब बाकी और जुगाड़ करूँगा, अभी और जुगाड़ करूँगा, 2-4 क्वेश्चन कुल मिला के 15 का जुगाड़ बिठा दूंगा, ठीक है। बस मस्त रहो। बाकी सब्जेक्ट में हो सकता है इंग्लिश का डर था जो आज आपकी दूर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी, ठीक है। प्रॉपर नोट्स बनाना, इनको बार बार रिवाइज करते रहना, कुछ अलग मत पढ़ना। अलग पढ़ोगे तो कीचड़ गजरा कचरा अंदर भर जाएगा, स्पेस नहीं बचेगा क्या क्या ले रहे हो। फिक्स वही ले, क्या छोड़ना बहुत ज़रूरी है। लेवल का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी, BSTC है, इसलिए ध्यान रखें। बस ये अपन का टारगेट था जो अपन ने पूरा कर लिया। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। आई होप आपको ये पढ़ के मज़ा आ गया होगा, ठीक है। ओके।